जी लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ शहीर मिर्ज़ा और मैं इस कोर्स का फ्रॉम द बिगिनिंग टिल एंड कोर्स इंस्ट्रक्टर हूँ। ठीक है जी। एकेडमिकली आई हैव डन बैचलर्स इन कॉमर्स, आई हैव डन पब्लिक फाइनेंस अकाउंटेंसी, ऑल्सो आई होल्ड LLB degree, and I have more than 10 years of experience in handling tax and corporate matters. And I'm running my own firm by the name of SM Associates from last 10 years. जिसमें alhamdulillah I have dealt many cases with respect to tax, whether it's income tax, sales tax, corporate में SECB की compliances, partnership formations, business formations, trademark, copyrights, audit, bookkeeping। ठीक है जी। तो मेरी जो सर्विसेज हैं जो स्टिल मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ और जो मेरी एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज है, वो मेरी इस डोमेन में है, बिजनेस कंसल्टेंसी में बेसिकली। सो आज इस सेशन का मकसद आप लोग को पता है या नहीं? पहले तो ये बताइए, कौन कौन लोग ऐसे हैं कि जिन्हें ये नहीं पता कि मैं आज किस लिए यहाँ पर बैठा हूँ और क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जी ओरिएंटेशन सेशन है, वहां जाके पता कर लेंगे क्या हो रहा है, कौन करवा रहे हैं, क्या हो रहा है। कोई ऐसा बंदा जिसे पहले से ही ना पता हो कि जी कि मैं कहाँ बैठा हूँ? सबको पता है? जी सर, पता है वो सबको। तो मैंने बताया नहीं है सर, थोड़ा बहुत नहीं, वो तो मैंने आपको पूरा ही बताना है। वो तो मैंने आपको पूरा ही बताना है कि हम यहाँ पर क्यों हैं। जी हमजा साहब के अलावा मुझे ऑनलाइन पार्टिसिपेंट सर बताइएगा कि मेरी आवाज़ आप सबको सही आ रही है? आवाज़ क्लियर है? जी सर, यस सर, आवाज सही आ क्लियर रही आ है रही है। आवाज आवाज आपकी। क्लियर है। यस सर। अच्छा जी। मेरी ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स और जो लोग यहाँ हैं, आप सबसे गुजारिश है कि क्वेश्चंस अगर रेलेवेंट हो जो बात मैं बता रहा हूं तो हैंड रेस करके कर लीजिएगा। अदरवाइज इस ओरिएंटेशन के एंड में कंप्लीट क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में आपके साथ रखूंगा, जिसमें जिसका किसी भी डोमेन में कोई भी क्वेश्चन होगा आई विल एड्रेस। ठीक है जी। तो मैं चाहता हूं कि मैं पहले एक फ्लो में आपको कंप्लीट गाइड कर दूं कि हम करने क्या जा रहे हैं। उसके बाद फिर आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो इंशाल्लाह ताला मैं एड्रेस करूंगा। ठीक है जी। चलें जी। अच्छा जी, बेसिकली हम यहाँ पर सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर कोर्स के लिए आए हैं, ऐसा ही है। सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर कोर्स बेसिकली डिजाइन करने का मकसद ये था कि आप जब लॉ पढ़ें, ACCA करें, CA करें या अकाउंटेंसी की कोई भी सर्टिफिकेशन या डिग्री करें, जिन जिन लोगों ने टैक्स पढ़ा होगा वो इस बात को से मेरी बिल्कुल एग्री करेंगे कि उन्हें वहां पर सिर्फ ऑन पेपर सैलरी की कैलकुलेशन, प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन, बिजनेस की कैलकुलेशन और छोटी मोटी जो चीज़ें हैं विद रिस्पेक्ट टू इनकम टैक्स एंड सेल्स टैक्स पढ़ा दी जाती हैं और उसको एग्जामिनेशन पर्पस के हवाले से एसेस कर लिया जाता है। लेकिन वहां से निकलने के बाद ये किसी को भी नहीं पता होता कि जी टैक्स जो मैंने पढ़ा है उसको मैंने प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करना है। अच्छा जी। सो मैं बात ये कर रहा था कि 100 में से 90 लोगों को ये काम नहीं आता। बाकी जिन 10 को आता है वो भी माशाल्लाह ऐसा काम करते हैं या दूसरे को लीक्स के ऐसा फाइल करके देते हैं कि उस बेचारे की मीटिंग कमिश्नर साहब से हो ही जाती है FBR में। ठीक है जी। ये केसेस हम खुद देख भी चुके हैं, डेली बेसिस पे हमारे पास आते भी हैं। वो जो थ्योरेटिकल नॉलेज है, वो जो बुकिश नॉलेज है, वो जो लॉ की नॉलेज है और जो प्रैक्टिकल काम इस वक्त मार्केट में, कंपनीज में, फर्म्स में हो रहा है, उस गैप को कम करने के लिए हमने ये कोर्स लॉन्च किया। मैं आपको ये बात 100% दावे से कह रहा हूं कि जब आप इस 4 महीने के कोर्स को यहां से करके निकलेंगे, ठीक है इंशाल्लाह, तो
आप इतने एलिजिबल होंगे कि आपके सामने कोई रिटर्न वर्किंग के लिए आएगा तो आप उस पर पोर्टल के ऊपर वर्किंग कर सकेंगे। बेसिकली इस 4 मंथ के कोर्स का मोटिव ही यही है कि आपको इतना एलिजिबल करना है कि आप क्या कर लें जी, जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इस चीज के, रिटर्न फाइलिंग हो गया, कंपनी फॉर्मेशन हो गया, बिजनेस फॉर्मेशन हो गया, ये सारी की सारी चीजें आप खुद कर सकें। समझ आ रही है जी बात? सो सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर बेसिकली कोर्स। अच्छा, आईसीटी, या हम इस कोर्स को के हवाले से अपने इंस्टीट्यूट को नंबर 1 क्यों कहते हैं? उसकी कोई वजह होगी। अच्छा, मैं किसी शख्स की या किसी इदारे की या किसी इंस्टीट्यूट की कोई मैं आपके सामने बुराई नहीं पेश कर रहा, लेकिन मैं ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स को जानता हूँ, देखा है, और अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के अंदर जब हमने भी कभी कोर्सेज करने की कोशिश की थी स्टार्टिंग में, तो हमें भी क्या किया जाता था कि जी क्लासरूम में बिठा के या रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स दे के दे दी जाती थी, जी आप इसको देख लें और इतनी क्लासेस जब आपकी हो जाए तो उसके बाद आप हमें कांटेक्ट कीजिएगा, हम आपको एक असाइनमेंट दे देंगे और उसके ऊपर आपको एक सर्टिफिकेट अवार्ड कर दिया जाता। हमने क्या किया, हमने ये किया कि एक तो हमने सारा काम क्या किया जी, हाइब्रिड किया। नंबर 1, जो बात मैं भी आपसे कर रहा हूँ आपके सामने सारे जो लोग ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स है वो सुन रहे हैं, और इसी तरीके से क्लासेस में भी यही काम होता है। हमने ये किया कि जो काम हम आपको यहाँ पर बता रहे होंगे लीगल, लेट सपोज मैं बात करता हूँ जी सैलरी टैक्स कैलकुलेट करने का, सर नेक्स्ट क्लास में मैं वही आपको बता रहा हूँ कि आपने पोर्टल पे सैलरी के रिटर्न कैसे फाइल करना है प्रैक्टिकली। उससे नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बता रहा हूँ कि सर अपने लैपटॉप ले आइए, आज एक प्रैक्टिकल क्लास होगी, मैं आपके सामने एक केस स्टडी रखूंगा, सर आपने इसकी वर्किंग करनी है और इस पर आपने पोर्टल पे इसको फीड करना है। यही काम हम प्रॉपर्टी में करेंगे, बिजनेस में करेंगे, गेम्स में करेंगे, अदर सोर्सेज में करेंगे। यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि जी किस किस किस्म के नोटिस आपको रिसीव होते हैं, नोटिस होते क्या हैं, आते क्यों है, करना क्या। और जाहिर बात है मैं इस फील्ड में हूँ, मैं कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मेरे पास तो डाटा है इस वक्त अवेलेबल। मैं आपको नंबर ऑफ क्लाइंट्स के आईडीज ओपन करके उनके जो डिफरेंट नोटिस हैं वो आपको मैं शो करवा सकता हूँ कि जी देखें, उसके रिप्लाई में आपको बता सकता हूँ। तो जो एज हमें दूसरे इंस्टीट्यूट्स के ऊपर हासिल है वो क्या है जी, कि हम प्रैक्टिकली आपको बता रहे होते हैं कि सर ये काम हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है और ऐसे करना है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बुक ओपन करके बता दूंगा, नोट्स आपको दे दूंगा कि जी इसको पढ़ लें, कल इसके बारे में डिस्कशन होगी, खत्म कहानी। नहीं, वो आप वैसे भी पहले पढ़ के आ चुके होंगे बहुत सारे लोग। तो मेरा मकसद आपको सिर्फ एलिजिबल करना है कि आप इतने एलिजिबल हो जाएं कि आप प्रैक्टिकली इन सारी चीज़ों को खुद मैनेज कर लें। ठीक है जी। अच्छा जी, सर जो लोग बाद में, मैंने अपना इंट्रोडक्शन तो दे दिया था, ये मेरी प्रोफाइल है सामने आपके। ठीक है जी, दोबारा से बता दूं कि फ्रॉम द बिगिनिंग टिल एंड 4 महीने का कोर्स मैं ही आपको स्टार्ट करवाऊंगा और मैं ही खत्म करवाऊंगा। ठीक है जी। अब मैं जरा सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर कोर्स के बारे में बात कर लूं। अच्छा जी, ये जो कोर्स है बेसिकली ये हमने 4 पार्ट्स पे डिवाइड किया। पहला पार्ट है जी, दैट इज रिलेटेड टू कॉर्पोरेट लॉ। कॉर्पोरेट लॉ का मतलब, या इंटरचेंजेबली अगर मैं इसको यूज करूं, सो हाउ टू फॉर्म अ बिजनेस या हाउ टू रजिस्टर अ बिजनेस। अगर किसी बंदे ने पाकिस्तान में बिजनेस करना है तो कोई तो लीगल रिक्वायरमेंट होगी, कुछ तो करना पड़ेगा उसे, ये ऐसे काम कर लेगा, कहीं ना कहीं तो रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। अगर मैं प्रोप्राइटर की बात करता हूं तो क्या करना पड़ेगा, कैसे बनाना पड़ेगा वो देखना पड़ेगा, क्या रिक्वायरमेंट, क्या प्री रिक्विजिट है एंटी इन्फॉर्मेशन के, बिजनेस एडिशन के, वो देखने पड़ेंगे। अगर बिजनेस में कोई चीज चेंज करवानी है कैसे करनी है, अगर बिजनेस आपने वाइंड अप करना है तो कैसे करना है। फिर अगर आप कहते हैं कि जी मुझे पार्टनरशिप एक्सक्यूज फॉर्मेशन मी सर। है, ये बताएं,
मैडम सर हैंड रेस कैन कर लें, क्वेश्चन लेता हूँ। हैंड रेस कर लें प्लीज। फिर सेकंड पार्ट में हम आपको क्या बताएंगे जी, कि अगर आपने पार्टनरशिप में बिजनेस करना है, दो बंदे या दो से ज्यादा अगर बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो पार्टनरशिप फॉर्म कैसे होगी, किन डिपार्टमेंट्स के साथ उसकी रजिस्ट्रेशन होगी, कैसे होगी, डीड कैसे ड्राफ्ट करनी है, स्टैम्प पेपर कैसे इशू करवाना है, किस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपने जाना है, कैसे आपने फाइल जमा करवानी है, और कैसे आपने उस केस को अप्रूव करवाना है। वो काम मैं यहाँ पर रियल टाइम में कर रहा हूँ। ये बातें मैं जो आपसे कर रहा हूँ, ये मैं पूरा पोर्टल खोलूंगा पार्टनरशिप फॉर्मेशन के लिए। मैं एंटी इन्फॉर्मेशन के लिए आप में से किसी एक बंदे को सेलेक्ट करूंगा जो बोलेगा सर मेरे एंटीन बना दें, मैं यही बनाऊंगा आपके सामने एंटीन। थर्ड वन, हाउ टू फॉर्म अ कंपनी। एसईसीपी का नाम सुना है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो हमारा एपेक्स रेगुलेटर है कॉर्पोरेट एंटिटीज का। उससे आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सिंगल मेंबर कंपनी, पब्लिक कंपनीज कैसे आपने रजिस्टर करवानी है, कंपनी होती क्या है, कंपनी के लिए कौन कौन से कवानीन हमारे पास हैं, कौन कौन सी लेजिस्लेशंस हैं, प्रोसेस क्या है कंपनी का, कंपनी बनाने के बाद कौन कौन सी कंप्लाइंसेस आपने पूरी करनी है। क्योंकि आपने सिर्फ कंपनी बना के बैठ नहीं जाना, कंपनी को आपने मेंटेन भी करना है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी करनी है, हर साल फाइलिंग भी करनी है, ऑडिटर अपॉइंटमेंट करना है, डायरेक्टर्स के इलेक्शंस होते हैं, चेंज ऑफ एड्रेस करना है तो कैसे करना है, फॉर्म है फॉर्म 9 जिसे हम एजीएम कहते हैं फाइलिंग करना, वो आपने कैसे करनी है। वो सब मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली रियल टाइम पे पोर्टल ओपन करके किसी कंपनी का मैं आपको बता रहा हूँ कि जी ये काम कैसे कर रहा है। समझ आ रही जी बात? सो बेसिकली जो कॉर्पोरेट वाला पार्ट है वो ऑलमोस्ट 7 to 8 सेशंस पर चलता है। तो तकरीबन आप समझ लें कि जी 3 to 4 वीक्स हमारे कॉर्पोरेट पार्ट में चले जाएंगे। ठीक है जी। इज देयर एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू कॉर्पोरेट पार्ट? कोई क्वेश्चन नहीं है जी? एक एक पार्ट थोड़ा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ। जी सर, आपका क्वेश्चन था। बिल्कुल दूंगा सर, बिल्कुल दूंगा सर। मैंने प्रेजेंटेशन स्लाइड्स भी बनाई हुई है, उनमें वही कानून लिखा हुआ है। मैं आपको एक्ट भी दे दूंगा, मैं आपको रेगुलेशंस भी दे दूंगा। मैं वो आपको एक्ट को पढ़ना, रेगुलेशंस को फॉलो करना, वो भी मैं आपको बता दूंगा आपने कैसे करना। ठीक है जी। सर एससीसीपी में मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हर साल आएगी, लेकिन आफ्टर एवरी 2 years 3 years कुछ ना कुछ एक सिग्निफिकेंट चेंज आ जाता है उसके अंदर। जैसे आज ही की डेट में जो है ना, 1 जून में बेसिकली सर्टिफिकेट ऑफ स्टैट्यूटरी कंप्लाइंस एक नई चीज उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है एससीसीबी ने। वो भी मैं आपको बताऊंगा किस पर्पस के लिए क्या है क्यों नहीं है। वो 1 जून को उन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया। यस, यूबीओ भी मैं आपको, यूबीओ सर 2019 से, लेकिन अभी स्ट्रिक्टनेस बहुत हो गई है। यस यस, एग्जैक्टली सर, ऐसा ही जी। किसी का क्वेश्चन था मैडम का, मिस जनता कुमारी जी। प्रोफेसर रोमान अकरम एंड सदफ अंसारी, हैंड रेस किया हुआ अस्सलाम आपने। वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम सलाम। सर मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। आप काइंडली काम करें, चैट में लिख कर भेज दें अपना क्वेश्चन जो भी है, ठीक है? अच्छा जी, तो पहला पार्ट हो गया जी कॉर्पोरेट का। दूसरा पार्ट है जी इनकम टैक्स का। मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा समराइज करके, ताकि आपको समझ में आ जाए। अच्छा जी, इनकम टैक्स में ऑलमोस्ट की 242 सेक्शंस हैं, 242 सेक्शंस हैं, तकरीबन कुछ 14-15 शेड्यूल्स हैं। अब उसमें हमने करना क्या है, हमने बेसिक टू एडवांस इनकम टैक्स की जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको क्या करना है जी, कवर करना है। रीड तो नहीं करना सर, रीड करने लगे तो सब गए घर हम। हमने बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट समझना है कि जी इसका कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है क्या। बेसिक अगर इनकम टैक्स की बात करूं तो वहां हम देखेंगे जी टैक्स ईयर क्या होता है, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट पर्सन क्या होता है। ठीक है जी। उसके अलावा अलग अलग है जी, आपके टैक्स क्रेडिट्स क्या है, रिबेट्स क्या है, किन किन चीज़ों पे हमें मिलेगा, डिडक्टेबल अलाउंसेस क्या होते हैं, एग्जाम्पशंस किन किन चीज़ों पे ऊपर हमें मिलेंगी। ठीक है जी। वो सारी चीज़ें हमें बेसिक वाले पार्ट के अंदर कवर करनी है।
फिर हम इसके जो मेन क्रक्स है इसका इनकम टैक्स का, जो 5 हेड्स ऑफ टैक्स है, कौन कौन से जी? 5 हेड्स ऑफ इनकम। सैलरी, सैलरी, बिजनेस, गेन, प्रॉपर्टी। रेमिटेंस इज नॉट अ हेड ऑफ इनकम। अदर सोर्सेस। ये 5 हेड्स ऑफ इनकम है जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कवर हो रहे हैं। क्या मतलब है जी इस बात का? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है कि जब भी आप किसी किस्म का कोई पैसा कमाएंगे या आपको पैसा मिलेगा, इनफ्लो होगा, वो इन्हीं 5 चीजों में से किसी एक बॉक्स में आपने एंटर करना है। राइट? कि जब भी आप को किसी भी किस्म का इनफ्लो होगा, पैसा रिसीव होगा, चाहे वो आपकी इनकम हो, चाहे वो आपको किसी से उधार मिला है, चाहे आपको इनहेरिटेंस से पैसा मिला है, चाहे कुछ भी है, वो आपने उस पैसे की, उस इनफ्लो की ट्रीटमेंट कैसे करनी है, वो इस 5 हेड्स ऑफ इनकम के अंदर आपने उसको देखना और करना है। कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, वो हम 1 बाय 1 उसके अंदर देखेंगे। अब सैलरी पढ़ेंगे तो सैलरी के रिटर्न फाइल करेंगे कंप्लीट एक। प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो प्रॉपर्टी के रिटर्न फाइल करेंगे कंप्लीट। अदर सोर्सेस करेंगे तो अदर सोर्सेस कंप्लीट करेंगे। गेन पढ़ेंगे तो गेन का एक रिटर्न पूरा करेंगे। बिजनेस पढ़ेंगे तो बिजनेस का एक पूरा का पूरा रिटर्न फाइल करेंगे। समझ आ रही थी बात? अब इसमें जो सबसे लेंदी और इंपॉर्टेंट जो हेड ऑफ इनकम है वो कौन सा है जी? इनकम फ्रॉम बिजनेस। एक्सक्यूज मी मैडम, प्लीज थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन कर ले। अच्छा, इनकम फ्रॉम बिजनेस में देखने में लगता तो आसान है, लेकिन इतना है नहीं, क्योंकि उसमें हमें एडमिसिबल इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस पढ़ने हैं, उसमें हमने डेप्रिसिएशन पढ़नी है, उसमें हमने इनिशियल अलाउंस, फर्स्ट ईयर अलाउंस ये पढ़ना है, बैड डेट्स पढ़ने हैं, एडवांस टैक्स 147 आजकल नोटिस रिसीव हो रहे हैं सबको, ठीक है जी, वो पढ़ने हैं जी हमने। उसके बाद अलग अलग है जी आपका टर्नओवर टैक्स, वो पढ़ना है। ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स वो पढ़ना है। विदहोल्डिंग स्टेटमेंट्स, वो तो एंड में आती है, लेकिन सबसे पहले विदहोल्डिंग के सेक्शंस, ये विदहोल्डिंग के सेक्शंस हैं कौन कौन से, किस ट्रांजैक्शन के ऊपर आपने विदहोल्डिंग करनी है, किस पर नहीं करनी है, कितनी करनी है, ये सब हमें सेक्शन से देखना है। फिर उसके बाद उसकी चालान क्रिएशन, फिर उसके बाद विदहोल्डिंग की फाइलिंग, स्टेटमेंट की फाइलिंग, ये सारा प्रोसेस देखेंगे। फिर उसके बाद रिफंड के मैटर्स है। आप कुछ कह रहे हैं सर? टर्न ओवर टैक्स भी मैंने कहा, मिनिमम टैक्स सेक्शन 113, यस, मिनिमम स्लैश टर्न ओवर टैक्स। सो हम रिफंड के मामला भी देखेंगे कि अगर रिफंड सिस्टम में आपके पास आ जाए कि जी ये रिफंड आपको मिलना है, तो उसकी एप्लीकेशन आप कैसे फाइल कर सकते हैं, कैसे आपने रिफंड लेना है जी, ये एडजस्टमेंट आपने कैसे लेनी है डिपार्टमेंट से। उसके बाद जी, अच्छा सॉरी, इसमें मैं एक चीज मिस कर गया कि इनकम फ्रॉम बिजनेस को समझाने से पहले मुझे आपको थोड़ी सी अकाउंटिंग समझानी पड़ेगी। कौन कौन लोग अकाउंटिंग बैकग्राउंड से हैं? लॉ बैकग्राउंड, ओके। लॉ वालों को अकाउंटिंग समझाना थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो जो अकाउंटिंग बैकग्राउंड से हैं, फाइनेंस बैकग्राउंड से हैं, तो आपको थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा करना पड़ेगा, ठीक है? तो इंशाल्लाह ताला 1 से 2 क्लासेस के अंदर मैं वो लोग जिनका अकाउंटिंग बैकग्राउंड नहीं है उनको मैं अकाउंटिंग समझा दूंगा कि बेसिक अकाउंटिंग है क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती है, इनकम स्टेटमेंट क्या होती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है, बैलेंस शीट क्या होती है, डेबिट क्रेडिट क्या होता है, वो थोड़ी सी चीजें मैं बता दूंगा, क्योंकि इनकम फ्रॉम बिजनेस का रिटर्न, स्पेशली कंपनी का रिटर्न, आप तब तक फाइल नहीं कर सकते तब तक जब तक आपको अकाउंटिंग की बेसिक्स ही ना बताओ। जब आपको यही नहीं पता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती है, तो फिर आप कैसे रिटर्न फाइल करेंगे, क्योंकि कंपनी तो आपको अपनी ऑडिट फाइनेंशियल्स देगी, ये ले मेरे ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइल कर दें रिटर्न। जब आप उसको खोलेंगे तो क्या होगा? आप बोलेंगे ये शहीद साहब ने तो हमारा टाइम वेस्ट किया है। तो अगर अकाउंटिंग मैंने आपको नहीं बताई,
और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको नहीं दिया उसका, तो आपके लिए चीज़ों को समझना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, टैक्स प्योरली डिपेंड करती है अकाउंट्स के ऊपर। जाहिर बात है, आपने जो पूरा साल रेवेन्यू जनरेट किया, जो एक्सपेंसेस किए, उसके लिए अकाउंटिंग का पूरा फ्रेमवर्क है ना हमारे पास, उसी की बेसिस के ऊपर तो टैक्स कैलकुलेट होना है। जब आपको वो अकाउंटिंग फ्रेमवर्क ही नहीं पता, आपको सिंपल ये नहीं पता कि इनकम स्टेटमेंट क्या होती है, एक्सपेंसेस कहाँ आएंगे, इनकम कहाँ आएगी, तो फिर आप कैसे करेंगे? मैंने अपनी पूरे एक्सपीरियंस में ऐसे लोगों को भी देखा है जो कहते हैं जी हम अकाउंटेंट हैं, मैंने बैलेंस शीट के पेज के ऊपर इनकम और एक्सपेंसेस देखे। ये मैं किसी बड़ी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज की बात कर रहा हूँ कि ये इतना बड़ा मसला है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर लोग बुक कीपिंग में ज़्यादा जोर नहीं देते। आप 4 दिन पहले पुरानी ट्रांजैक्शन पूछेंगे तो उनको याद ही नहीं होगा क्या हुआ। और एक और बात, उस बंदे का रिटर्न भी फाइल करना आपको सिखाऊंगा जो आपको कुछ नहीं बताएगा। छुपा जाते हैं ना लोग सारे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने करना है कैसे, उसकी एक रिवर्स आपको वर्किंग बताऊंगा। ठीक है जी, कि आपने किस तरीके से उससे सारी इंफॉर्मेशन निकलवानी है। ठीक है जी, इनकम नहीं बताएगा, खर्चे तो बता देगा ना। जब खर्चे बताएगा तो पकड़ा जाएगा, या तो उधार लेके खाए होंगे वो, या कमाया होगा। दो ही रास्ते हैं। हाँ, नहीं होते ना सर, बिल्कुल। तो फिर सर वो इनकम ही होती है। फिर वो क्लाइंट बोलेगा कि सर आपको जो बेहतर लगता है आप कर दें। ठीक है जी। वैसे तो एफबीआर वाले जो है वो इतने उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इतना इनकॉर्पोरेट कर लिया है कि लास्ट ईयर जिन जिन लोगों ने गाड़ियां ली थी, घर लिए थे, और हाई टर्नओवर था पर्सनल बैंक के अंदर, उन सबको मैसेज है कि आपने गाड़ी ली है, आपने घर लिया है, आपका इतना टर्नओवर है, तो काइंडली अपना रिटर्न सही से फाइल कीजिएगा। ऑफिशियल धमकी दी थी। यस, ऑफिशियल धमकी दी थी सर। एमआईएस रिपोर्ट तो पिछले 5 साल से आ रही है। अब जो उनके पास डेटा है वो पहले नहीं था। और इस साल का जो रिटर्न उन्होंने ड्राफ्ट किया है वो और खतरनाक है। जो क्यों है वो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, आप लोग का बैच उस टाइम पे स्टार्ट हो रहा है कि 2026 का रिटर्न भी मैं आपको ओपन करके दिखा दूंगा, क्योंकि सितंबर में तो लास्ट डेडलाइन होती है रिटर्न फाइल करने की। यस, 30 तारीख तक। तो फिर वो मैं आपको बता दूंगा कि जी 2026 का रिटर्न आपने कैसे फाइल करना है। ठीक है जी। तो इनकम टैक्स के अंदर जो लास्ट पार्ट हम कवर करेंगे दैट विल बी रिलेटेड टू नोटिसेस। कि एफबीआर आपको लेटर क्यों लिखेगा? उसे की मोहब्बत थोड़ी है आपसे। आप जब कोई वायलेशन करेंगे, कोई टैक्स एवेजन करेंगे, या कुछ मसला होगा, तभी वो आपको नोटिस करेंगे कि भाई ये क्या किया। वो कौन कौन से नोटिस हैं? ऑडिट क्या होता है, विदहोल्डिंग की मॉनिटरिंग क्या होती है, 176 का नोटिस क्या है, 111 का नोटिस क्या है, रिप्लाई कैसे करना है, किन किन फॉर्म्स पे जाके आप उस, अगर आपके अगेंस्ट ऑर्डर हो जाता है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, अपील कहाँ कहाँ कर सकते हैं जी आप। वो सारी की सारी चीजें हम इंशाल्लाह ताला इस कोर्स में देखेंगे। ठीक है जी। सर ये इनकम टैक्स का हमारा सेकंड पार्ट, 2 पार्ट्स हो गए। तीसरा पार्ट सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स रिटर्न कौन कौन लोग फाइल करते हैं यहाँ पे? 3, 4, 5। अच्छा जी, देखिए, सेल्स टैक्स इंटरेस्टिंग बहुत है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। सेल्स टैक्स दो तरीके के हमारे पास है। एक सेल्स टैक्स ऑन गुड्स। मिसाल के तौर पर आप जाते हैं मार्ट में, आपने एक बिस्किट का बॉक्स उठाया, आप उसके पीछे देखेंगे लिखा होगा जीएसटी 18%। दैट इज सेल्स टैक्स ऑन गुड्स। ऑन द अदर हैंड, एक सेल्स टैक्स थी, सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज। खाना खाने के लिए जाते हैं आप, 15% टैक्स पे करते हैं या 8% टैक्स पे करते हैं, वो क्या है जी? सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज। जो सेल्स टैक्स ऑन गुड्स है, उसका रेवेन्यू किसके पास जाता है? फेडरल गवर्नमेंट के पास। और जो सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज है, उसका रेवेन्यू किसके पास जाता है जी? प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास। तो 18th अमेंडमेंट के बाद हर प्रोविंस का एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, एक रेवेन्यू बोर्ड है। सिंध का सिंध रेवेन्यू बोर्ड है, पंजाब का पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, खैबर पख्तूनख्वा का केपीआर है, एंड बलूचिस्तान का बीआर है। ठीक है जी। सो हम बेसिकली देखेंगे सेल्स टैक्स है क्या, कौन कौन लोग बाय लॉ रिक्वायर्ड है सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन करनी कैसे है, राइट,
उसके बाद इनपुट आउटपुट टैक्स की कैलकुलेशन कैसे करनी है, सेल्स टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कैसे करनी है, इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट जो बहुत बड़ा मसला है वो कैसे आपने डिटरमिन करनी है। फिर उसके बाद जो डिफरेंट हमारे पास शेड्यूल्स हैं, थर्ड शेड्यूल के आइटम्स हैं, फिफ्थ शेड्यूल के हैं, सिक्स शेड्यूल के हैं, एट शेड्यूल के हैं, उसको वन बाय वन देखेंगे। एंड देन फिर हम एक कंप्लीट सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे जिसमें हम कंप्लीट एनेक्शर्स देखेंगे, एनेक्शर ए, एनेक्शर बी, एनेक्शर सी, एनेक्शर डी, एनेक्शर ई, एनेक्शर एफ, एनेक्शर आई, एनेक्शर H1, एनेक्शर H, ये सारी की सारी चीजें हम क्या करेंगे जी, देखेंगे उस अपने सेल्स टैक्स रिटर्न में, राइट। और एक बात आपको बता दूं, जिसने सेल्स टैक्स ऑन गुड्स सीख लिया उसके लिए सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज सीखना बहुत आसान काम है। सेल्स टैक्स ऑन गुड्स मुश्किल काम है थोड़ा सा, लेकिन अगर आपने उसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया, आपके माइंड में वो चीज़ें बैठ गई, तो उसके बाद आपको प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं आएगी सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज को देखने के लिए। ठीक है जी। तो सर ये हमारे हो गए 3 पार्ट्स। उसके बाद लास्ट पार्ट आईपीओ। आईपी नाम सुना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट्स। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा आपके पास आता है, वो कहता है कि जी मुझे ABC कंपनी के नाम से कंपनी बना दे, और वो आपको कहते हैं कि जी मेरा ये नाम कोई बंदा कॉपी ना करे, तो उसके लिए आप मुझे क्या सजेस्ट करेंगे। ट्रेडमार्क। आप ये बोलेंगे जी आप इसको ट्रेडमार्क करवा लो। तो हमने इसीलिए इस सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर कोर्स में इस चीज को अटैच कर दिया है कि अगर कोई केस आपके पास आता है कि जी हमारा TM फाइलिंग कर दे, तो आपको ये पता होना जरूरी है कि आपने TM फाइल। फिर इसके साथ साथ मैं आपको फर्दर जो चीजें हैं, जैसे कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, वो कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगा। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड है, उसकी रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है वो मैं आपको बता दूंगा। तो ये हमारा 4 से 5 कंपोनेंट्स के ऊपर पूरा का पूरा सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर का कोर्स डिजाइन हुआ हुआ है। अच्छा जी, अब 7 से 8 सेशंस हो गए जी कॉर्पोरेट के, ऑलमोस्ट 15 से 20 सेशंस हो गए आपके इनकम टैक्स के, और तकरीबन आप समझ लेंगे जी 7 to 8 सेशंस हो गए आपके सेल्स टैक्स के, और 1 आध 2 सेशंस आप मिला लें TM के और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। तो तकरीबन ये आपके 36 to 37 सेशंस तक आपका जो है ये कोर्स आपका इंशाल्लाह ताला वाइंड अप हो जाएगा। 2 घंटे की, एक 1.5 से 2.25 घंटे की क्लास है, अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर ले, इससे ज़्यादा ही बन जाएगा, यस इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक है जी। तो ट्वाइस अ वीक क्लास होगी आपकी, वेंसडे एंड थर्सडे, 7 to 8 नहीं, 7 to 8:30। वैसे मैं आपको बता दूं कि क्लास अक्सर 1.25 2 घंटे की हो जाती है, ढाई की करते हैं। नहीं 2.5 की नहीं हो सकती। आप तो बैठ जाएंगे, मैं भी बोल दूंगा 3 घंटे, लेकिन मोस्टली लोग जो होंगे ना, जो सुबह से बेचारे निकले हुए होंगे, आप भी निकले, हम भी निकले हुए, लेकिन उनकी फिर बस हो जाती है। ठीक है जी। तो फिर मैं टॉपिक को देखते हुए, जो टॉपिक 1.5 पौने 2 घंटे के अंदर, मैक्सिमम 1.25 2 घंटे के अंदर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, मैं उसको उसमें वाइंड अप कर दूंगा। ठीक है, वरना तो कोई मुश्किल काम नहीं था, हम एक ही दिन क्लास कर देते 1.5 1.5 घंटे की। इसीलिए 2 दिन की है क्लास, ताकि आपके माइंड में वो चीज़ रिटेन भी रहे, और दूसरे दिन जब आप हो आए वापस तो आप थोड़ा फ्रेश हों, आपको चीज़ें समझ में। ठीक है जी। तो ट्वाइस अ वीक ऑलमोस्ट 2 घंटे की एक क्लास होगी, फिजिकली जिसके के साथ यहाँ बैठे हुए हैं, मैं भी यहाँ अवेलेबल हूँ, इसी तरीके क्लास लेक्चर मैं डिलीवर करूँगा आपको। और साथ साथ जिस तरीके से अभी ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ हैं, इसी तरीके से वो हर क्लास में हमारे साथ होंगे। ठीक है जी। और उसके बाद जब आपका 4 मंथ्स का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, 4 मंथ्स का, तो फिर आपको सर्टिफिकेट जो है वो अवार्ड कर दिया जाएगा। हाँ, सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट टू लेना चाहिए या नहीं, देखेंगे। वो क्यों देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि सर जी असेसमेंट ले लीजिएगा, ठीक है, लेकिन मैं ड्यूरिंग द कोर्स, एंटायर कोर्स, जैसे मैं सैलरी पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं नेक्स्ट क्लास में सैलरी आपसे करवा भी लूंगा यहाँ पे खुद।
प्रॉपर्टी करवा रहा हूँ तो मैं प्रॉपर्टी का भी एक क्वेश्चन आपके सामने ओपन कर दूंगा, करें भाई। Right. तो वो ड्यूरिंग द कोर्स ही सारी जो टॉपिक वाइज चीज़ें जो है ना, आप उसको पढ़ भी लेंगे, मैं आपको बता भी दूंगा, और उसकी एक छोटे सा एक असाइनमेंट, एक असेसमेंट भी हो जाएगा। फिर लास्ट में मैं देखूंगा कि अगर कोई एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन दे सकूं पूरा। अब ये बातें सारी मैं आपको बता चुका हूं यहाँ पे। अब इस 4 महीने का कोर्स करने के बाद आप कर क्या सकते हैं? बहुत सारे लोगों के माइंड में ये सवाल होगा कि सर, जैसे ही हमारे पास ये सर्टिफिकेट आएगा और कंपनी हमें फ़ोन करके बोलेगी आ जाए जी, आपके लिए टैक्स हेड की जॉब खाली हो गई है, सीट खाली है, आप आ जाएं प्लीज़। फिर हम उनको बोलते हैं सर कि आपने 4 साल यूनिवर्सिटी पढ़ के कुछ नहीं किया, तो आप 4 महीने के कोर्स में क्या करेंगे? हम भी फिर यही जवाब देंगे सर, क्या कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि जी आपसे सर्टिफिकेट में हमें जॉब मिल जाएगी। डिग्री करने पर किसी को जॉब मिली है अभी तक? है? हाँ। वो डिग्री बेसिकली आपको इंटरव्यूअर के सामने लाकर बिठा देती है। उसके बाद आपकी स्किल्स ही हैं, आपकी कम्युनिकेशन सबसे पहले असेस की जाती है। अगर मैंने किसी को अपने पास इंटर्नी भी रखना होगा ना, तो मैं उसको यही असेस करूंगा कि इसकी कम्युनिकेशन अच्छी है या नहीं है। अगर कम्युनिकेशन सही नहीं है ना, तो ना आप बात अपनी समझा सकते हैं, ना समझ सकते हैं। तो जब बात समझ नहीं पाएंगे, ना समझा सकेंगे, तो सीखने और सिखाने का अमल वहीं पे खत्म। तो सर, बेसिकली बताने का मकसद है कि जब आप सीनियोरिटी लेवल पर चले जाते हैं ना, तो वहां पे आपको डिग्री आपकी सीट पर तो बिठा देती है सामने इंटरव्यूअर के, लेकिन आपको आगे वही लेकर तो चीज जाती है जो आपने काम किया, तो जो स्किल्स आपके पास होती है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम उस प्रैक्टिकल गैप को फिल करने के लिए इस कोर्स को हमने लॉन्च किया। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उस 4 महीने में कितना इन चीज़ों को अपने लिए इसको अलाइन करते हैं, कितनी एफर्ट आप पुटअप करते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे 2 घंटे नहीं, 4 घंटे भी बोल के जा सकता हूँ, मुझे मसला नहीं है। लेकिन उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करना, उसके सेक्शंस को नोट करना, उसकी जो सेक्शंस के इंग्रेडिएंट्स हैं उनको समझना, उस पूरे के पूरे जो जिस टॉपिक की बात की जा रही है उसका इम्पैक्ट प्रैक्टिकली समझना, वो बहुत ज़रूरी है। ये मैं आपको बता दूं, अभी से बता रहा हूँ, जो लोग ये समझ रहे हैं कि जी हम आएंगे, बैठेंगे, सुनेंगे, ना कुछ लिखेंगे, ना कहीं पे नोट डाउन कुछ करेंगे, और हम चले जाएंगे, तो मैं आपको यकीन से बात बता रहा हूँ कि आप जब घर जाएंगे तो आप सब भूलेंगे। ठीक है जी। तो ज़रूरी ये है कि आपने कान, आंखें और दिमाग खोल के यहाँ पर बैठना है, क्योंकि लॉ है प्लस कैलकुलेशन। जी सर। कॉर्पोरेट की कंप्लायंसेस की बात की तो हम कंपनी सेक्टर भी कवर कर रहे हो। यस, एग्जैक्टली। और ये जो कंप्लायंसेस है ये लिस्टेड कंपनीज की कंप्लायंस। नहीं सर, माजरत के साथ देखें, मैं अभी से आपके साथ इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ कि कल को आप ये ना बोलें कि आपने हमारे साथ में कमिटमेंट की है। देखें, कॉर्पोरेट वाले केस में मैं मेजरली जो टारगेट करूंगा वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान में मैक्सिमम कोई 550 कंपनीज लिस्टेड है। लिस्टेड कंपनी का काम मैंने भी आज तक नहीं किया। वो या तो बिग फोर फर्म्स करती हैं, ठीक है जी, वो QCR रेटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट से, ऑडिटर से उसको वो सारे सारे प्रोसेस करवाती हैं, अनटिल अनलेस कोई बंदा वहाँ उस कंपनी में जॉब कर रहा हो तो उसको उसका एक्सपोजर मिल जाता है। अदरवाइज 95% कंपनी पीवीटी है सर। यस, कंपनी एक्ट में कवर करूंगा। यस, जो जो मेन मेन पॉइंट्स है ना, जैसे डायरेक्टर्स की एलिजिबिलिटी है, CEO की है, शेयर ट्रांसफर की है, आपके डायरेक्टर्स के इलेक्शन है, बेसिकली नेम रिजर्वेशन के बारे में सारी चीजें, जो रेगुलेशन में सारी चीजें लिखी है, वो मैं वहाँ कवर करूंगा, वो मैं आपको बताऊंगा, वो मैं बता दूंगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है जी, क्लियर हो रही है जी बात? अच्छा जी, क्या कर सकते हैं जी आप इसके बाद? कुछ करें ना करें, एटलीस्ट अपना रिटर्न फाइल कर लीजिएगा। इतने पैसे हलाल कर लेना कि एटलीस्ट अपना और अपनी जो इमीडिएट फैमिली है उनका रिटर्न फाइल करना। बाकी बाहर वालों ने तो यकीन ही नहीं करना, बोलेंगे भाई ये किधर से आकर टैक्स फाइल करने के लिए, भाई ये तो केस हमारा खराब कर देगा। ठीक है, तो एटलीस्ट आप इतने एलिजिबल हो कि आप अपना रिटर्न खुद फाइल कर सकें। इतना ये मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैं नहीं कह रहा कि ये आपका गोल है। गोल तो आपका ये होना चाहिए कि जिस मकसद की जारी बात है, कोई ना कोई, किसी ने किसी मोटिव, किसी ने किसी वजह से ये आगे बैठा होगा। किसी ने अपनी जॉब के हवाले से इस चीज़ को, इस कोर्स को सिलेक्ट किया होगा, किसी ने अपनी फर्म के हवाले से किया होगा।
किसी ने अपने बिजनेस के लिए किया होगा टैक्स को समझने के लिए। ठीक है, तो आपने अपने गोल को देखना है कि आप वो गोल मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो अगर आप लॉयर हैं या आप क्वालिफाइड पर्सन है लाइक एसीसी है, सीए, ठीक है जी, या आपने सिमा किया हुआ है, पिप्फा किया हुआ है, वट एवर जो आपने किया हुआ है, तो आप उसकी बेसिस के ऊपर क्या कर सकते हैं, एज अ टैक्स कंसल्टेंट काम कर सकते हैं। ठीक है जी। अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो आप अपने बिजनेस की कंप्लाइंसेस अगर खुद मैनेज करना चाहते हैं तो इसमें सारी चीजें होंगी, खुद कर लें। क्योंकि बिजनेसमैन की बहुत बड़ी शिकायत है कि जी हमारा वकील हमें कुछ बताता नहीं है, हमारा वकील जो वो सही काम नहीं कर रहा सर, हम उससे कुछ पूछते हैं वो कहता है आप छोड़ दो बस ये काम कर दो। तो मैं तो कहता हूँ बिजनेसमैन के लिए तो ये फर्ज है टैक्स पढ़ना। काम नहीं करे वो तो मैं तो बिजनेसमैन को मना करता हूँ कंप्लाइंस आपने नहीं करनी भाई, कंप्लाइंस आपने नहीं करनी। आपको इतना पता होना जरूरी है कि जो बंदा मुझसे बात कर रहा है टैक्स के बारे में मुझे उसकी नॉलेज तो है। मेरे पास एक केस आया, कोई उनका प्रीवियस उनका कोई कंसल्टेंट था, क्या वापस वो उनको एडवांस टैक्स की पेमेंट करवाया जा रहा है, हर क्वार्टर में पेमेंट करनी पड़ती है। लेकिन वो वकील साहब उनको बोल रहे हैं कि सर ये आपका विदहोल्डिंग टैक्स है जो मैं जमा करा रहा हूँ। ये बात आपको आगे चल के समझ में आएगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। कि वो एडवांस टैक्स जमा करा रहे हैं एफबीआर को और साथ साथ कह रहे हैं कि जी क्लाइंट को कि जी ये क्या है, ये तो विदहोल्डिंग जमा हो रही है सर आपकी, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। जब वो केस मेरे पास है मैंने कहा यार ये तो एडवांस टैक्स है, वो कहता है ये क्या होता है। बिजनेस जिसका ओनर जो वो मुझसे पूछा जी ये एडवांस टैक्स क्या होता है। फिर मैंने उसको समझाया भाई एडवांस टैक्स ये है कि आप एडवांस में एफबीआर को टैक्स जमा करवा देते हो और ईयर एंड के ऊपर उसकी एडजस्टमेंट ले लेते हो। वो पता ही नहीं, वो अच्छा खासा टैक्स जमा कराया जा रहा है हर क्वार्टर में, बिल्कुल कराए मसला नहीं है। लेकिन वो बता रहा हूँ एक गलत कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। और इसके बाद इस कोर्स को करने के बाद या इस कोर्स से पहले भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो ऑलरेडी रिटर्न फाइल कर रहे होंगे। तो माजरत के साथ अगर कोई बंदा यहाँ पर है तो उनका हाल ऐसा है जैसे बकरा ईद पे कसाई, मौसमी कसाई। मैं केस आपको बताता हूँ, मेरे पास एक केस आया 2 बैचेस पहले। उस बंदे की सैलरी जिसका उसने रिटर्न फाइल किया 35,000 रुपीज। वो यूनिलीवर में मेरे ख्याल में कोई किसी छोटी मोटी जॉब पे था, 35-40 या पता नहीं कितनी उसकी थी, मैक्सिमम उसकी आप 50 के अंदर अंदर उसकी जो है सैलरी थी। उस बंदे ने उसका रिटर्न फाइल किया, ठीक है जी। उस बंदे ने उसका रिटर्न फाइल किया और जो पहला रिटर्न फाइल किया उसमें उसका कैश इन हैंड शो किया 1 करोड़ रुपए। क्योंकि उसको किसी ने समझाया था कि पहले रिटर्न में जितनी भी वेल्थ शो कर दो एफबीआर आपसे कुछ नहीं पूछेगा। जब उन्होंने ये काम किया तो उनको वहां से सर एक चिट्ठी रिसीव हो गई कि भाई ये 1 करोड़ रुपए तो आपने रिटर्न में डाल दिए, ये आए कहां से, अगर कमाए हैं तो पीछे टैक्स क्यों नहीं पे किया। सर तकरीबन तकरीबन कोई 37 लाख रुपए की लाइबिलिटी उस बंदे की बन गई, ऑर्डर भी हो गया। जो 35,000 40,000 45,000 कमाता है, किसके किसकी वजह से, उस नीम हकीम की वजह से जो अपने 3,000 रुपए के लिए काम कर रहा था। इसकी एग्जाम्पल मैं यही देता हूँ कि ऐसे लोगों का, ऐसे लोग जो इन लोगों के पास जाके काम करवाते हैं उनका हाल यही है। जिना हॉस्पिटल और आगा खान वाला, बीमारी स्टार्ट होती है तो जिना हॉस्पिटल जिना हॉस्पिटल, और जैसे ही बंदा बिस्तर मर्ग पर होता है आगा खान, और एंड में जब बंदा वहां मर जाता है आगा खान वालों ने मार दिया। नहीं मैं वैसे तो मेडिकल उसमें नहीं हूँ, सारी बात है बहुत लोगों की मजबूरी है, लेकिन मैं ऐसे समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि एंड में इल्जाम किस पर आता है। हाँ सर मैं आपको ये एक केस बताया तो मैं तो मेरे पास तो कितने केसेस ऐसे हैं। एक और केस बता देता हूँ। एक और बंदा जो सैलरीड पर्सन, उसके बड़े भाई दुबई में वाइट रेमिटेंस, लीगल रेमिटेंस उस बंदे को भेजी भी अपने भाई भाई को उसने। किन कामों के लिए जी, सिस्टर की शादी के लिए, घर में खर्चे वगैरह के लिए। 6 साल से वो बंदा भेज भेज रहा है। जिस बंदे ने रिटर्न फाइल किया उस बंदे ने 6 साल की रिटर्न फाइल करने के बजाय 1 साल का रिटर्न फाइल किया और पिछले 6 सालों की रेमिटेंस एक ही रिटर्न में डाल दी। और वो उस लेटर का जवाब देने के बजाय डिपार्टमेंट में जा जाके ऑफिसर्स के मिन्नते तरले कर लें कि सर जी माफ कर दें, ये कर दें, वकील नहीं वो बंदा खुद।
वो बंदा जिसका था ये काम, वो ये काम करेगा कि जी सर इसको आप प्लीज फॉरवर्ड कर दें, वो कहते हैं भाई नहीं हो सकता, एंड में करते करते उसने 8-10 रिमाइंडर्स इशू करके ऑर्डर कर दिया। ऑर्डर किया जी पिछले साल जून में। जून में तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट भूखा हुआ होता है। जैसे ही ऑर्डर किया, रिकवरी का नोटिस निकाला, अगले दिन ही 8 लाख रुपए बैंक से निकाल लिए। निकल गए 8 लाख। 22 से 23 लाख रुपए की लाइबिलिटी क्रिएट की थी, जिसमें से 8 लाख रुपए उन्होंने निकाल लिए। वो बंदा आज की डेट में ना कोई बैंक अकाउंट ओपन करता है डर के मारे, कोई काम ऐसा नहीं करता। उसको मैंने समझाया भाई इसको जाके ऑर्डर को बात करते हैं, बैठ के अपील फाइल करते हैं, इसको रिमांड बैक करवाते हैं, इसको खत्म करवा दे। कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या कर रहे हैं सारे। पैसा किसका था जी? बड़े भाई का। जो निकला पैसा वो भी बड़े भाई का। किसकी वजह से जी? अगर वो 6 साल का रिटर्न फाइल कर देते और अलग अलग रेमिटेंसेस शो कर देते तो सर उसके मैं ये काम सर एग्जैक्टली सर विद इन 30 डेज करना है। अब उन्होंने केस जानबूझ के लेट किया। पिछले साल मेरे पास आया था, आज तक फाइल मेरे टेबल पे सजी पड़ी हुई है। वो कहते हैं मैं कल आ रहा हूँ, परसों आ रहा हूँ, मेरे बड़े भाई आ रहे हैं। अब तो केस उन्होंने खुद अपना वीक कर दिया। तो किसी रिमाइंडर आ रहा होता है कि आपके अकाउंट में इतने पैसे गिरे और इसकी आप जस्टिफिकेशन दो कहाँ से है, उसका क्या हाल है? आपको बताना पड़ेगा ना पैसे कहाँ से है। सिंपल सा सवाल करा भाई, पैसे कहाँ से, सोर्स बता दो। हुआ ये कि 60 लाख रुपए अकाउंट में डाल दिए, किसने? एक अकाउंट में डाल दिए, किसने डाले, क्यों डाले? प्रॉपर्टी परचेजिंग के लिए डाले। अच्छा ठीक है। अब उसने डाल दिए। अब जिस बंदे ने वो मौसमी का सही था उसने क्या किया, वो 60 लाख रुपए उठा के शो कर दिए फॉरेन रेमिटेंस। हाँ अब वो नोटिस आए पे आए जा रहे, आए पे आए जा रहे, एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया। फिर किसी ने उसने किसी वकील के साथ कंसल्ट किया, उसने जवाब बना के प्रॉपर दिया। अब वो कह रहा है कि अभी आप वेट करें, दोबारा जवाब आएगा, हम वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है आगे। हाँ। बकौल उनकी कि अभी तक वो उन्होंने फाइनल नोटिस इशू नहीं। अब वकील साहब ने जवाब जमा कराया ना सारी बात, उसके ऊपर अगर कोई डिपार्टमेंट को रिबटल होगा वो देगा। अब उसके बाद अब केस चलेगा ना, असल में तो केस अब चलेगा कहानी। अच्छा, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स पता लगेंगे ना केस के क्या है, उसके बाद ही फिर कुछ कहानी पता लग सकती है। बस वो तो सिंपल सा आपसे सवाल कर रहा है कि ये पैसा आया कहाँ से। साइड का उसने गलत था, हाँ। प्रॉपर्टी सेल हुई, बता दूं कि भाई प्रॉपर्टी सेल। हाँ बिल्कुल है यार, ऐसे बहुत सारे ऐसे इशूज हैं, बहुत सारे इशूज हैं। ये मैं आपको गिनवा नहीं सकता हूँ। इसके अंदर देखें, ये एक कोई यूनिलेटरल चीज़ नहीं है, ये बायलेटरल है। जो बंदा काम करवा रहा है उसको भी पता है मैं किसको केस दे रहा हूँ, और जो बंदा काम कर रहा है उसको भी अपनी एलिजिबिलिटी का पता है। सामने जवाब आते हैं ना। अभी मैंने एक को बोला यार आपके 6 साल का रिटर्न फाइल होगा, यार 1 साल का ही कर दो। अच्छा फिर तुम्हें एसेट शो कराने 18 लाख, और भाई कहाँ से करा दूं यार। एग्जैक्टली पॉसिबल ही नहीं है ना। तो ये काम जो है ना बेसिकली सारी चीज़ें जो है ना प्लानिंग के साथ करनी पड़ती हैं। और अब जो मामला रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हो गए ना, उसमें आप अब किसी भी किस्म की कोई ऐसा ब्लंडर आप नहीं कर सकते कि जी आप ये करें और वो आपके गले में अटक जाएगा, ये मैं आपको बता दूं। और अब आज अस्सलाम की डेट वालेकुम में सर। किसी की ऐसी कोई रिलैक्सेशन नहीं है। सर एंड्रेस करें, मैं क्वेश्चन लेता हूँ आपका, बस मैं थोड़ा वाइंड अप की तरफ ही हूँ। अच्छा जी, लास्ट वो लोग जिनके पास सिर्फ बीकॉम है, क्या है जी, और वो चाहते हैं कि जी हम क्या करें, टैक्स एज अ कंसल्टेंसी हम अपनी फर्म ओपन करें। तो उनके लिए हम उनको गाइड करेंगे कि आपने इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर का लाइसेंस कैसे एक्वायर करना है फ्रॉम एफबीआर। ठीक है जी। एक सिंपल सा अंडरटेकिंग जमा होगी विद 500 रुपीज ऑफ चालान अलॉन्ग विद द रिक्वेस्ट। उसके बाद आपका इंटरव्यू अलाइन होगा। इंटरव्यू अगर आपने पास कर लिया तो लाइसेंस आपको मिल जाए। तो जो लोग समझ रहे हैं कि जी हमें आईटीपी का लाइसेंस चाहिए है, तो ये 4 महीने समझें कि आपकी नेक्स्ट क्लास से तैयारी स्टार्ट हो गई है। लेकिन जो लोग एनरोल्ड एडवोकेट हैं, सीए फाइनलिस्ट हैं, एसीसी फाइनलिस्ट हैं, उनको आईटीपी का लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास मिनिमम क्या है जी, बीकॉम या एमकॉम, एमबीए इन फाइनेंस, ये उन लोगों के लिए है। बीबीए के लिए भी, सॉरी सीएमए, यस, पाकिस्तानी सीएमए की बात करें, सीएमए की। अगर आपने वो टैक्स के पेपर पास किए हैं तो सर मिल जाएगा आपको। उसका मेरे ख्याल में कुछ लेवल है ना, उसका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा। उसका अगर आपने उस लेवल तक अगर आपने वो कंप्लीट किए हुए आपने उनके पेपर्स, तो फिर आपको मिल जाता है, उसमें भी जरूरत नहीं पड़ती आपको आईटीपी लाइसेंस की। टैक्स कंसल्टेंट ही है ना, कोर्ट बैठे नहीं,
कोर्ट मैटर्स के लिए जी आपको काला कोड चाहिए, लेकिन वो लोग जो एडवोकेट नहीं है वो कमिश्नर अपील्स और इवन एपेलेट ट्राइब्यूनल तक भी जा सकते हैं केस फाइट करने के लिए। लेकिन हाई कोर्ट में रेफरेंस फाइल करने के लिए आप एडवोकेट हाई कोर्ट हो। ठीक है जी। यहाँ पे जो लोग लीगल बैकग्राउंड से बैठे हुए हैं, मेरी आप सबसे गुजारिश ये है कि आप लोगों के पास एक बहुत अच्छा मौका है। किस चीज़ का? कि आप 1-1.5 साल रिटर्न फाइलिंग की प्रैक्टिस करें, लोगों के रिटर्न फाइल करें, चीज़ों को देखें, लेकिन अपना एम जो रखें वो टैक्स लिटिगेशन रखें। वजह क्यों? ऐसा क्यों कोई नहीं कर जी? कोई तो नहीं कर सकता। चलो ठीक है, मान लिया कोर्ट में डील कर सकते हैं। ऐसी और क्या वजह हो सकती है कि मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ? तब वहाँ पे केस थोड़ा सा ज्यादा मामला आपने ये परेशानी कर देती, फिर अगर वो एडवोकेट करेगा तो उसके बाद वो सामने हाई कोर्ट में खड़ा भी हो सकता है उसको। हाँ बिल्कुल है, वो तो होगा, सारी बात है। बंदा चलाएगा उसको। हाई कोर्ट में जाएगा इसीलिए कि जी उसका केस ऊपर चला गया और उसको वकील चाहिए करने के लिए। तब से ये हाँ लेकिन मैं जी, हाँ बिल्कुल सर, ट्राइब्यूनल के बाद तो सीधा आपने हाई कोर्ट ही जाना है। ठीक है जी, ट्राइब्यूनल के बाद तो आपके पास सीधा हाई कोर्ट है, आपने वहां जाना है। सर इसके अंदर एक डिफरेंस है पैसों का, वेरी सिंपल एंड क्लियर। ईमानदारी वाली बात आपको बता दूं, लेट सपोज आपके पास 100 इंडिविजुअल्स हैं, हर इंडिविजुअल से आप लेट सपोज एग्जाम्पल दे रहा हूँ 7,000 रुपये ले रहे हैं रिटर्न फाइलिंग का। कितने हो गए भाई? 7 लाख, 100 रिटर्न। ठीक है। ऑन द अदर हैंड वकील साहब हाई कोर्ट के वकील हैं, उनके पास एक कंपनी का केस आ गया जिसकी लाइबिलिटी थी एफबीआर ने बनाई हुई 5 करोड़ रुपए। 10% ले लेंगे। वकील साहब खड़े खड़े बोलेंगे मैं इसके 10% से कम फीस चार्ज नहीं करूंगा, और देती है कंपनी। किससे? जस्ट वन केस। जी मैडम देखें, अगर आप लिटिगेशन प्रैक्टिस नहीं करना चाह रही, देखें मैं आपको एक चीज़ थोड़ा सा समझा देता हूँ कि वो वकील हजरात जो कहते हैं जी हमें सिर्फ ऑफिस में बैठना है या हमें कंप्लाइंसेस करनी है, तो उसके लिए फिर फर्म का काम बेटर है, जो मैं पिछले 10 साल से कर रहा हूँ। लेकिन हम तो खैर लिटिगेशन भी देखते हैं हम उसमें। मैडम फिर ये आप कर सकती हैं कि जी आप लोगों के रिटर्न्स फाइल करें, कंपनी फॉर्मेशन की सर्विसेज दें, आप आईपीओ की सर्विसेज दें, आप अपने साथ किसी अकाउंटेंट को अटैच करें, उसको बोलें कि जी आप मेरे साथ बुक कीपिंग और ऑडिटिंग की सर्विसेज देंगे जी। आप एक पूल ऑफ ऑडिटर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपने साथ क्रिएट करेंगे जी, मेरी फर्म है, कोई अगर ऑडिट का केस आएगा तो मैं आपको रेफर करूंगी। आप अपने साथ वेब डेवलपर्स को बिठाएं जो आपके पास बिजनेस बनने के लिए आए, आप उनको पिच करेंगे जी हम आपकी वेबसाइट भी बना देंगे, आपके सोशल मीडिया पेजेस भी हैंडल कर देंगे, एक कंप्लीट उनको वन विंडो सोल्यूशन दे दें। आप अगर आप वकील हैं तो आप उनको बोलेंगे जी हम आपके कॉन्ट्रैक्ट जो है वेट कर लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग कर लेंगे, आपके जो डिफरेंट कंप्लाइंसेज है लीगल वो हम देख लेंगे। अब मैं आपको एक बात, अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ बात। देखें मैं बेसिकली जो कंपैरिजन ड्रॉ करना चाह रहा हूँ ना, वो कंपैरिजन ड्रॉ करने का मकसद ये नहीं है कि मैं ये बताऊं आपको कि जी रिटर्न फाइलिंग एक बहुत छोटा काम है। मैं आज जो आपके सामने खड़ा हूं ना, मैं आज भी मेरा जो 90% जो रेवेन्यू 95% रेवेन्यू जनरेट होता है वो मेरी कॉर्पोरेट कंसल्टेंसी से ही होता है। ये भी मैं आपको बता दूं, जिसमें रिटर्न फाइलिंग, कंपनी फॉर्मेशन, बिजनेस फॉर्मेशन, ये सारी चीजें जो मैं अभी मैंने मैडम को बताई है। लेकिन मैं आपको साथ साथ ये भी बता रहा हूँ माजरत के साथ, मैं उन एनरोल्ड हाई कोर्ट एडवोकेट से बहुत बेहतर अर्न कर रहा हूं जो वहां पे लिटिगेशन कर रहे हैं। मैंने सिर्फ जो टारगेट किया टैक्स लिटिगेशन को किया, मैंने और किसी चीज को नहीं किया। मैंने सिर्फ आपसे बात की है टैक्स लिटिगेशन, दैट्स इट। मैंने सिविल क्रिमिनल आपसे बात ही नहीं की, फैमिली की बात ही नहीं की, मैंने बात की है टैक्स लिटिगेशन की। और उसका कंपैरिजन मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि जी मैंने टैक्स में ही करना है, तो टैक्स का जो कंसल्टेंसी का जो एपेक्स है ना वो लिटिगेशन है। रूट आपका यही होगा कि आपने रिटर्न्स फाइलिंग करनी है, कॉर्पोरेट कंसल्टेंसी देनी है, बेस आपकी यही होगी। ये समझ लें कि जी आपने पूरा मैच जो है सिंगल डबल आपने करना है, लेकिन जो टैक्स लिटिगेशन है वो बाउंसर है, आपने उस पर चक्का मार रहा है। ये टैक्स लिटिगेशन आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम, आपके 4, 5, 6, 7 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप इतने एलिजिबल होंगे कि आप टैक्स लिटिगेशन के मैटर्स को जाके जो है वो देख सकें। और ये भी मैं आपको बात बता दूं, अभी भी इस वक्त टैक्स लिटिगेशन में बहुत गैप है।
बहुत कम ऐसे वकील हैं जिनको टैक्स लिटिगेशन आता हो। लीगल बैकग्राउंड है उनके लिए लॉयर वगैरह है जी जी उनसे हट के जैसे और जो है ये प्रोफेशनल है जी। उनके लिए एडवाइजरी जैसे एडवाइजरी, यस, मैंने आपको ये कहा है, यस, वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए भी। देखिए, इस फील्ड के अंदर वो लोग ज़्यादा कामयाब हैं जिनके पास कॉम्बो है, लॉ प्लस अकाउंटेंसी की सर्टिफिकेशन। क्रिमिनल काम स्टार्ट होता है एफआईआर। अच्छा, ये होता है नोटिस। यस, नोटिस सर। नोटिस। यस सर। उसके बाद क्या होता है? सर उसके बाद आपको बुलाते हैं, खाना खिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, आपसे बातें शातें करते हैं, ठीक है जी। फिर आप जाहिर बात है अपने रिप्लाईज जमा कराते हैं, डॉक्यूमेंटेशन जमा कराते हैं जी। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्या होता है, अगर तो केस मेरिट पर है और आप एक तगड़े वकील हैं, आपने बोला जी हम कुछ नहीं करेंगे, आपको ऑर्डर करना है तो कर दें, वो जानता है हम ऐसे सीनियर्स को, ऐसे वकीलों को, अपील में जाके हम कर लेंगे, उड़ा देंगे केस को। तो अगर तो जो ऑफिसर साहब हैं वो डर गए और उनको लग गया कि जी यहाँ को तगड़ा वकील है, तो फिर वो ऑर्डर नहीं करेगा, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि उसमें केस के फैक्ट्स के, ठीक है जी। अगर तो केस आपका वीक है तो फिर तो वो तो आश्रय नहीं करेगा, वो आपको नोटिस देगा, 3-4 नोटिस, 5-6 नोटिस देने के बाद वो आखिर में आपको जो है ऑर्डर आपको इशू कर देगा। ऑर्डर के बाद अब आप जा सकते हैं जी सर कहाँ पर, कमिश्नर अपील के पास, या डायरेक्टली आप उसको बाईपास करते हुए एपीलेट ट्राइब्यूनल चले जाए, जो टैक्स का ट्राइब्यूनल है, वहां जाके आप अपील दायर कर दें अपनी। अगर वहां से भी अपील आपकी नहीं एक्सेप्ट होती तो फिर आप डायरेक्टली सर कहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में भी अगर नहीं मामला सेटल होता तो सर कहाँ जाएंगे, आप सुप्रीम कोर्ट के अलावा जाएंगे आप फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। अब उसके पास से डोमेन है। अभी जो रिसेंटली 7E का जो अभी केस हुआ है, बेसिकली 7E का पता है, सेक्शन 7E जो प्रॉपर्टी टैक्स था, उसका केस अभी किसने रिजॉल्व किया, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने किया, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने किया। तो टैक्स के कॉन्स्टिट्यूशनल के जितने भी मैटर्स हैं वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट डील कर रही है। सर फिर अब आपको वहां जाना पड़ेगा। सर हमारी प्रैक्टिस में जी टैक्स ऑम्बुड्समैन का ये रोल है जी, फॉर एग्जांपल एक बंदा गया जी कमिश्नर साहब के पास, मेरिट पे केस है, कमिश्नर साहब कुछ नहीं कर रहे, कमिश्नर साहब कह रहे हैं भाई आप मुझे चाय पिलाएं, वरना काम। आपने क्या किया जी, आपने कंप्लेन उठाई और कंप्लेन फाइल कर दी किधर, ऑम्बुड्समैन, टैक्स मोहतसिब जिसे कहते हैं जी। उन्होंने क्या किया जी, इंक्वायरी ओपन कर दी, किसके ऊपर, कमिश्नर साहब सीधे हो गए। और ऐसा हुआ है बहुत सारे ऐसे केसेस में कि जिनमें नहीं डिपार्टमेंट से काम हो रहा था और जानबूझकर चीजों को डेलिबरेटली डिले किया जा रहा था, तो क्या हुआ, उनको उन्होंने ऑम्बुड्समैन में कंप्लेंट्स फाइल हुई और ये सारा काम हुआ है। ये सिनेरियो बेसिकली होता है। अच्छा जी, अब इसके बाद आईसीटी, मैं आपको ये बता दूं जो ये लेक्चर में भी आपके सामने ओरिएंटेशन दे रहा हूं, ये बेसिकली रिकॉर्ड भी हो रही है। इसी तरीके से हर क्लास में लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा होगा और आप सबको एक पोर्टल का एक्सेस दे दिया जाएगा, ठीक है जी। वो लोग जो यहाँ पर आ सकते हैं आके लाइव क्लास ले लें, वो लोग जो घर पर बैठकर ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं ले लें, वो लोग जो दोनों काम नहीं कर सकते वो कहते हैं जी मैं 2-3 दिन के बाद ये काम करूंगा देखूंगा, तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर उस पोर्टल पर अपलोड हुआ। अब वो लेक्चर आपके, वो जो एक्सेस है एलएमएस का, वो आपके पास 6 मंथ्स तक रहेगा। 4 मंथ्स आपके कोर्स के और 2 मंथ्स एक्स्ट्रा आपको उसमें मिलेगा। उसके बाद वो एक्सेस आपसे छीनेंगे नहीं सर, प्यार से ले लेंगे सर। हाँ, उसके बाद अगर कोई बंदा कहता है कि जी मुझे मेरे एक्सेस दें, तो यू हैव टू पे 1000 पर मंथ फॉर दैट। मैं अभी आपको ये बात क्लियर कर रहा हूं क्योंकि फिर मुझे पता है बाद में स्टूडेंट्स आ जाते हैं जाके अभी कोऑर्डिनेटर को बोलेंगे जी आपने हमें ये बात बताई, ये तो हमने आपको पेमेंट की है, आप हमें हमारे लेक्चर्स नहीं दे रहे। भाई ये लेक्चर्स आपकी नहीं, ये लेक्चर्स इंस्टीट्यूट के हैं, ये हमारी प्रॉपर्टी है। अगर हम इसको इस तरीके से देने लग जाएं आपको, तो आप लोग ही बोलेंगे आ जाएं, शहीद साहब के लेक्चर चाहिए,
ले 500 रुपए दे, यूएसबी ले, मैं भर के दे देता हूँ। तो इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने एक चीज डेवलप की है। हमारा काम एलएमएस से प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, प्रॉफिट तो हम अर्न यहां से करेंगे। ठीक है जी। हमारा काम अपने लेक्चर्स को सबसे पहले सेव करना है, उसके बाद आपको वो फैसिलिटी देनी है कि आपके लेक्चर्स आप 5 साल के बाद भी बोलेंगे ना मुझे मेरा लेक्चर दे दो, इस बैच में मैं था, आपको मिल जाएगा। ना वो लेक्चर डाउनलोड हो सकता है, भले कोशिश कर लीजिएगा, ना वो स्क्रीन रिकॉर्ड हो सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता, तो डाउनलोड भी नहीं होगा। तो ये भी आप कोशिश करके अपना टाइम वेस्ट करेंगे, मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। कोई मसला है यहाँ तक? अच्छा जी, कुछ एक दो क्वेश्चंस मैं जरा ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स के ले लूँ, काफी देर से वेट कर रहे हैं जी। फेरोज गौरी साहब। यस साहब, आप ऑन साइट में ले लें क्वेश्चंस, ऑनलाइन में अस्सलाम सर मैं वालेकुम एंटरटेन करता हूँ। सर मेरा चलें ठीक है, आप क्वेश्चन मैं फिर यहाँ है से म्यूट कर रहा हूँ, आप इनको जरा देख लें यहाँ पे फिर, ठीक है? आप हाँ, अस्सलाम वालेकुम स्पीकर सर। आप अपना बंद कर दें। ठीक है जी, वालेकुम ठीक है अस्सलाम जी। जी, फिरोज गौरी साहब। सर मेरा अच्छा जी, क्वेश्चन ये तो यहाँ है, पे किसी का भी क्वेश्चन? जो सेल्स टैक्स का आप किसी का भी पढ़ाएंगे क्वेश्चन वो नहीं है, बाकायदा प्रैक्टिस कराएंगे सब चीज़ें क्लियर है? करके जी दिखाएंगे? सर। सर सेल्स टैक्स के जी बारे से में पूछ रहा हूँ, वो भी आप प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे? जी, सेल टैक्स आपको प्रैक्टिकली करवाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो, नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो, आपके जो डिफरेंट एनेक्सेस हैं, लोकल सेल्स का, लोकल परचेजेस का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, वो कैसे अपलोड होते हैं, स्टॉक के जो एनेक्सेस हैं, डेबिट क्रेडिट नोट्स हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ एसआरबी की रिटर्न भी, ठीक तो है। सेल्स टैक्स बेसिकली, सर मेरा क्वेश्चन है एक, जी सर पूछे। मेरा जो सेकंड अच्छा क्वेश्चन है, एक मिनट, फिरोज गौरी साहब से तो पूछ लें दीजिए। फिरोज गौरी साहब। जी सर मेरा जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि अभी जैसे नेक्स्ट टैक्सेशन ईयर आ रहा है 2027, तो जी मतलब हम इतने काबिल हो जाएंगे कि रिटर्न फाइल कर रहे होंगे? हाँ, हम इस बात में ये डिपेंड करता है। देखिए बिल्कुल हम फसा वाले आपको जी, जो है वो, एक बात अगर आपको बता जुलाई दूं, जो अगस्त की बंदा बात इंडियन की बना जाए तो लेता हम है, आपको इतना कैपेबल कर देंगे, ठीक है, कि आप जो है वो लोगों के रिटर्न आप उनको सर्विसेज दे सकें। क्योंकि इनकम टैक्स का जैसे ही जो है क्वेश्चन शुरू होता है तो वो इतना कम्प्रीहेंसिव होगा। बाकी सिर्फ ये नहीं है कि वो आपने उसके ऊपर रिलाई नहीं करना। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ कोर्स आप प्रो तो नहीं होंगे फर्स्ट टाइम में ही। अगर आपको कहीं पे मसला मसाइल आता है, हमारी टीम होगी आपको असिस्ट करने के लिए। तो हमारा सिर्फ नंबर ऑफ क्लासेस या इस चीज का नहीं होता, आपको जहाँ पे असिस्टेंस की जरूरत होगी हम आपको असिस्टेंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा सर, मुझे आईटीपी से रिलेटेड एक चीज़ पूछनी है। जी मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मतलब अकाउंट्स और ये टैक्सेशन का ये 2.5 साल का ना, तो किसी मैंने फर्म में काम ठीक नहीं है। करा, उसके लिए फर्म का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। तो कोई ऐसी मतलब आप फैसिलिटी देंगे कि हम जो है वो लाइसेंस एक्वायर कर लें, क्योंकि फर्म्स की सैलरीज आपकी लो होती हैं। एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? बी एजुकेशनल कॉम और बैकग्राउंड क्या है? बी.कॉम है और बाकी आईसीए में चल रहा है। बाकी आईसीएम में चल रहा है, ठीक है। बी ऑन द बेसिस ऑफ बीकॉम आप एलिजिबल हैं आईटीपी के लिए। और जहाँ तक बात है एक्सपीरियंस लेटर की, तो एक्सपीरियंस अगर आपका वो प्रीवियस काउंट नहीं होता तो आप अपने कोऑर्डिनेटर से कहिएगा, हम उसमें आपको टू एक्सटेंड हम फैसिलिटेट कर देंगे। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू जी। जनाब रोमान अकरम साहब, प्रोफेसर रोमान अकरम, आप पूछिए सवाल भाई। मैंने बंद कर दिया, दोबारा ऑन ऑन कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा 153 सेक्शन के मुताबिक जो सी है, जो हम विद होल्ड जी काटते हैं कॉन्ट्रैक्टर का। हाँ, विद होल्डिंग बहुत डिटेल में शामिल है। विद होल्डिंग के ऊपर कम से कम हमारे 2 से 3 लेक्चर लगेंगे जब हम विद होल्डिंग कार्ड को डिस्कस करेंगे कि किस किस तरह की विद होल्डिंग होती हैं, ठीक है। और फिर उनके डिफरेंशिएशन क्या है, फॉर फाइलर कितनी हो सकती है, नॉन फाइलर के लिए कितनी हो सकती है, और ये सारी चीजें विद होल्डिंग को हमने डिटेल से डिस्कस करना है रोमान अकरम। सर वो ये अगर आपको मतलब वो सरसरी सरसरी नहीं ठीक। पढ़ाना है। डोंट वरी एट ऑल। अच्छा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सरसरी आपको नहीं पढ़ाना है, हमने इंशाल्लाह आपको डिटेल के साथ जो है वो करना है। विद होल्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, ठीक है। तो विद होल्डिंग के बगैर तो आप किसी की रिटर्न कर ही नहीं सकते, क्योंकि विद होल्डिंग में जो टैक्सेस उसके हुए हुए हैं, विद हेल्ड हुए हुए हैं, उनको आपने अकाउंट फॉर करना होता है रिटर्न के अंदर, अच्छा सर, ठीक है। ये जो तो आप जिन जी पहला पहला जो आपका टॉपिक होगा वो कौन सा, कॉर्पोरेट का होगा कि इनकम टैक्स का होगा, जो कल से बिजनेस क्लासेस स्टार्ट इनकॉर्पोरेशंस होने जा रहा आएंगी, बिजनेस इनकॉर्पोरेशंस आएंगी। पहला जो है वो एंटी जनरेशन के बाद सोल प्रोप्राइटरशिप की रजिस्ट्रेशन होगी, पार्टनरशिप की होगी, कॉर्पोरेट की होगी, आपकी कंपनीज की रजिस्ट्रेशन होगी,
फिर उसके बाद हम चले जाएंगे आपके इनकम टैक्स के ऊपर, क्योंकि देखिए अब टैक्स सर आगे ऑन जाके रजिस्टर हमने बिजनेस वाला टैक्स भी पढ़ना है, तो जब तक आपको बिजनेस के स्ट्रक्चर्स का नहीं पता, तो उन्हीं स्ट्रक्चर्स के ऊपर ही टैक्सेशन अप्लाई हो रही होती है ना। नहीं सर, वो मैं पूछा, अगर बंदा बैंक रूटिंग कर रहा है थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन बंदा, तो वो अगर रजिस्टर्ड नहीं है, उसका क्या होता है ना, 159 के मुताबिक एग्जामिशन लेटर लेना पड़ता है। तो अगर वो हम्म। एग्जामिशन लेटर नहीं लेता, तो इंडिविजुअली है बंदा, बस उसके बैंक रूट कोई 1-2 करोड़ हो रहा है हमारी कंपनी से या अदर कंपनी से, तो हम जब विद होल्ड हम्म। काटना होता है, तो उसके तो कंपनी को तो पे करना होता है ना उसका, विद होल्ड काट के। कंपनी अगर ने तो कंपनी करना भी होता है। पे नहीं करती, कंपनी भी पे नहीं करती, वो अनजान है, उसको पता ही नहीं ठीक है, है। ठीक है, तो वो ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर को भी नहीं पता, तो फिर वो इसके ऊपर नोटिस आ सकता है ना। बिल्कुल आ सकता है, और दोनों पार्टीज ही एक तरह से जो है आप कह लें, इनफैक्ट कंपनीज के ऊपर ज्यादा लायबिलिटी आएगी एज कम्पेयर टू द इंडिविजुअल जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। आपकी कंपनी के ऊपर अच्छा ज्यादा सर, आएगी, क्योंकि इतनी बड़ी अमाउंट अच्छा आप मेरी कर रहे हैं और उसमें से आप टैक्स विदहेल्ड नहीं कर रहे हैं। ठीक है सर, अगर फॉर एग्जांपल वो कमिश्नर है, फॉर एग्जांपल उस बंदे की जो इंडिविजुअल है, उसने ऑटोमेटिकली उसकी रिटर्न जमा करा दी है, वो सेक्शन 121 या 20 पता नहीं किसके मुताबिक है, वो असिस्टेंट असिस्टेंट कमिश्नर के पास होती है अथॉरिटी, कि वो बिल्कुल अगर होती है। उसका रेवेन्यू बेस्ट बैंक असेसमेंट है। इतना रूट, बेस्ट असेसमेंट, ठीक है सर, हाँ। तो उसके मुताबिक वो कमिश्नर उसको रिटर्न जमा करवा सकता है उसकी, अगर बैंक जितना ज़्यादा हम्म। रूट हो रहा है। तो सर मैं ये जी जी। पूछना चाह रहा था कि एग्जाम्शन एग्जाम्शन इंडिविजुअली एग्जाम्शन लेटर कैसे अप्लाई कर सकता है, और उसको कैसे ये कवर कर सकता है इसकी चीज को। देखिए जैसे तो मैंने पहले आपको कहा कि रोमान इन चीजों को तो आगे जाके आपने पढ़ना है, ठीक है, लेकिन बेस्ट असेसमेंट की जहां तक बात है ना, बेस्ट असेसमेंट वो बिल्कुल पास हम्म, कर सकता है, और बेस्ट असेसमेंट के बाद और कुछ नहीं, मैं कहता हूँ अगर आपके पास बाद में कुछ कंक्रीट एविडेंस हो भी हो, आप उसके बाद निकल भी जाएं उसमें से, लेकिन लिटिगेशन एक स्टार्ट हो जाएगी। और बेस्ट असेसमेंट जो है अगर पास हो जाए तो उसको अवॉइड करना कोई इतना इजी टास्क नहीं है। तो बेहतरीन ये है कि आगे जाके इंशाल्लाह ये सारी चीजें कवर होंगी। आप जो है ना, इफ द इंडिविजुअल इज एलिजिबल फॉर एग्जाम्शन, तो आप उसकी एग्जाम्शन जो है वो अप्लाई करें, ये आगे जाके इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। नहीं सर, इन फ्यूचर वो चाह रहा कि चले विद होल्डिंग तो वो कंपनी काट देगी, इंडिविजुअली सोचता है कि चले मैं कंपनी को मैं दे देता हूँ, टैक्स पे कर देता हूँ, कंपनी मेरा पैसा काट ले, ठीक है। इन फ्यूचर वो कह रहा है कि मैं हम्म। इसकी एग्जाम्शन लेटर अप्लाई करना है और मैं इस चीज़ों से बचना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो हम्म। उस पर्पज के लिए मैं पूछ रहा हूँ। या नहीं, वो इंशाल्लाह आगे जाके मैंने जैसे आपको कहा वो आगे जाके करेंगे ना, अभी तो ये बहुत सारे और लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगी। ये सारी चीजें ही आपकी जो है ना इंशाल्लाह क्लियर होंगी, क्योंकि ये कोर्स है ही बहुत कम्प्रीहेंसिव इस एतबार से। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। बहुत जी शुक्रिया। अब्दुल वहाब। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मेरा बैकग्राउंड ना लीगल एंड टैक्सेशन और कॉमर्स का है। तो ये ठीक है। वाला कोर्स सर कितना हेल्पफुल रहेगा, मतलब कि आप इसको रॉ से उठाएंगे कि चीज अंडरस्टैंड हो सके प्रॉपरली। हम बिल्कुल बेसिक से लेके चलते हैं, और जहाँ तक आपने बात की है अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड की, देखिए हम बड़े वसूख के साथ ये दावा करते हैं कि आप हमें मैट्रिक वाला स्टूडेंट दे दें। इनफैक्ट कराची जो हमारा कैंपस है, वहाँ पे हमारे पास मैट्रिक वाले स्टूडेंट भी आते हैं। तो हम भी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये कहते हैं कि अगर आप मैट्रिक वाला स्टूडेंट भी है, हम उसको टैक्सेशन प्रैक्टिकली सिखा सकते हैं, सब्जेक्ट टू के उस इंडिविजुअल का भी इंटरेस्ट हो। अब्दुल वहाब का भी इंटरेस्ट होगा तो अब्दुल वहाब, ये आपके लिए चीजें मुश्किल नहीं है। हाँ, मैं इस हवाले से बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। मैं कहता हूँ कि जहाँ पे एक अकाउंटिंग, फाइनेंस, कॉमर्स या लॉ का बैकग्राउंड वाला जो स्टूडेंट है, उसको अगर 70% एफर्ट लगानी है तो आपको 90 लगानी पड़ेगी भाई, सीखने के लिए। अगर आप भी 70% लगाएंगे तो आप दोनों एक पेस पे नहीं चल सकते। क्योंकि इनिशियली सर मेरा माइंड में ये था कि जो इनकम टैक्स रिटर्न है, अगर मैं इसके ऊपर ही थोड़ा बहुत एफर्ट कर लेता हूँ तो बाकी सेल्स टैक्स और बाकी चीजें मेरे लिए शायद इतनी इसेंशियल ना हो। नहीं, आपके इनकम लिए टैक्स। ज्यादा बेनिफिशियल है भाई सेल टैक्स के ऊपर, तो ये आगे जाके हो सकता है किसी और दोस्त का सवाल भी हो। सेल टैक्स के ऊपर आपने और ज्यादा एफर्ट लगानी है, उसकी वजह है, मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजह यह है कि सेल टैक्स जो है वो आपको रिकरिंग इनकम दे रहा होता है। सेल टैक्स की कंप्लायंस मंथली होती है। सेल टैक्स के आपके पास 5 7 10 क्लाइंट्स भी हैं इनिशियली, तो वो आपको एक आपकी प्रॉपर सोर्स ऑफ, एक कंटिन्यू सोर्स ऑफ इनकम होती है, ठीक है। तो सेल टैक्स भी उतना ही ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है उसके अंदर। अच्छा, सेकंड सर, ये जो इसकी चीजें हैं, जो टैक्सेशन के या रिटर्न्स के रूल्स रेगुलेशन है, ये बार बार रिवाइज हो रहे होते हैं।
फॉर जी एग्जांपल कि आप इस साल या इस कोर्स के अंदर जो चीज पढ़ाएंगे अगर वो रिसेंट में रिवाइज हो गए, कोई भी जो रूल्स रेगुलेशन है उसका ठीक है, आप अवेयरनेस उसकी अवेयरनेस देंगे उसके बाद के मैं आपका नहीं। सवाल समझ गया हूँ। अब्दुल वहाब, देखिए अभी 10 जून को बजट आ रहे हैं, तो आपका कोर्स जो है वो हम फाइनेंस एक्ट 2026 जो कि टैक्स ईयर 2027 के ऊपर एप्लीकेबल होगा, ठीक है। हम उसी के अकॉर्डिंगली आपको करवा रहे होंगे। हम जो 2025 में बजट पेश हुआ था उसके अकॉर्डिंगली आपको नहीं पढ़ा रहे होंगे, क्योंकि वो इस आने वाले टैक्स ईयर के लिए वो एप्लीकेबल नहीं होगा। बहुत सारी चेंजेस होनी है, ठीक है। तो हम आपको लेटेस्ट जो जो चेंजेस टाइम टू टाइम, अगर कोर्स के दौरान भी कोई नई चेंज आ गई है, वो भी हम अपने कोर्स के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं। जहां तक बात है बाद में, मतलब आपने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया टैक्स ईयर 2027 का, तो अब आपको पता है कि उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या इम्प्लीकेशंस है टैक्स की। लेकिन अगर आप 2028 में कर रहे हैं तो उसका भी एक हमारा सेपरेट मैकेनिज्म है। वो मैकेनिज्म क्या है कि जब आप अपने पोर्टल की एक्सटेंशन लेंगे, आप 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, साल बाद रिवाइज करना चाह रहे हैं, उस टाइम आप अपने कोऑर्डिनेटर से कह के लेटेस्ट जो बैच हुआ है आप उसकी एक्सेस ले सकते हैं, ताकि इन द मीन टाइम अगर कोई चेंजेस आई थी वो उस बैच के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई होगी, ठीक है। उसकी जो फीस है वो बैच की फीस होगी या फिर उसकी फीस सेपरेट होगी? नहीं, उसकी फीस एलएमएस एक्सटेंशन फीस जो है वो बहुत मिनिमम सी है, 1000 रुपीज पर मंथ है। वो आपके पास 2 महीने की विंडो है लेक्चर रिवाइज करने के लिए, 2 महीने की उस विंडो के लिए 2000 रुपये आप पे करें और आप अपना कोर्स दोबारा से रिवाइज कर लें। अच्छा, thirdly देखिए मेरा नॉलेज इतना है कि मुझे एनटीएन का फिर थोड़ा अंदाजा है, मुझे पीटीसी वगैरह का भी नहीं पता। तो ये भी ठीक सारी है, चीजें जब आप करवा रहे होंगे इसके अंदर मेरा ख्याल है कि सारी चीजें कवर हो जाएंगी। बिल्कुल हो जाएंगी। अच्छा, ठीक हो गया। थैंक थैंक यू सर। थैंक यू जी। अनुराग, अनुराग किधर चले गए आप? 1 मिनट मुजम्मिल। चल चलिए, बिलावल साहब आपसे ऊपर हैं जी, हेलो, बिलावल साहब अस्सलाम पूछिए। वालेकुम सर। अनुराग भाई, अब आप नीचे चले गए हैं, आपने हैंड रेस किया हुआ था फिर आपने छोड़ दिया, तो अभी आप सब्र करें। अभी सर बिलावल से बात करते हैं जी, बिलावल। सर मेरा सवाल ये था कि आईटीपी जो था ये क्या चीज़ होती है, और ये मेरा एलएलबी का बैकग्राउंड है, तो ये किस तरह हेल्पफुल होती है, किसके लिए होती है? अच्छा, बीइंग लॉ ग्रेजुएट, अगर आपके पास प्रैक्टिस का लाइसेंस भी है तो आपको किसी भी किस्म के एडिशनल लाइसेंस की जरूरत नहीं है। ये जो आईटीपी की बात हो रही है ये उन लोगों के लिए है जिनका लाइसेंस नहीं है प्रैक्टिस का, ठीक है। और अगर वो प्रैक्टिस का लाइसेंस लेना चाहते हैं, उसका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफाइन किया हुआ है इनकम टैक्स, सॉरी, एफबीआर ने। और ये लाइसेंस जो आपको इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर का लाइसेंस है, ये आपको एफबीआर ही जारी करती है, ठीक है। तो आप तो लॉ वाले हैं, आपको तो भाई किसी चीज की जरूरत नहीं है और लाइसेंस की, आपके पास प्रैक्टिस का लाइसेंस है ऑलरेडी। यस सर। बस फिर आपको किसी लाइसेंस के, फिर वो आप यूं समझें कि वो आपके लिए इररेलीवेंट चीज है। ठीक है सर। और सर आईपीओ क्या होता है? कुछ सर वो उस टाइम नेट इशू हो गया तो। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क वगैरह जो है वो रजिस्टर्ड होते हैं, लोगोस वगैरह रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है। ये आगे जाके आईपीओ में हमने ट्रेडमार्क को करना है, वो हम आपको बताएंगे, उस टाइम आईपीओ के ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है सर, ठीक है। ताकि और सर कोई ये आपके ब्रांड की कॉपी ना करे। जी जी सर, ठीक है। और सर ये स्लाइड्स और रिकॉर्डिंग शेयर होंगी? ये साथ साथ शेयर होती रहेंगी आपको ट्रेनर की तरफ से, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है जी। मुजम्मिल आप सर पूछिए। मेरा हेलो, जी मुजम्मिल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने एमबीए फाइनेंस और लॉ दोनों किया है, रिसेंटली कंप्लीट हुई है ठीक मेरी है, दोनों डिग्रीज। और ठीक मैं है। जो हूँ कोयटा से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो यहाँ पे जो है कॉरपोरेट सेक्टर जो है वो तो इतना डेवलप नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना कोई इतनी कंपनीज है ना कुछ है। तो जैसे सर ने कहा कि आप लोग टैक्स लिटिगेशन की तरफ जाएं, तो मेरे लिए उसकी तरफ जाना सही रहेगा कोयटा में रहने के लिए, या किस तरफ मैं चला जाऊं? भाई भाई, कोयटा जो है वो कोई नो गो एरिया नहीं है, कोयटा के अंदर भी टैक्स जो है वो उसी तरह से एप्लीकेबल है। हाँ, यहाँ पे ये बात है कि उस तरह वहाँ पे बिजनेस एक्टिविटीज उस तरह से नहीं है। बाकी हमारे पास बड़ी ज्यादा ऑडियंस आती है बलूचिस्तान से, स्पेसिफिकली कोयटा से भी आ रही होती है, ठीक है। टैक्स का काम अगर अभी फ्लरिश नहीं हुआ तो इन फ्यूचर वहां पे फ्लरिश होगा, क्योंकि स्टेट किसी के पास चॉइस नहीं छोड़ रही कि वो टैक्स नेट में ना आए। आपके मुल्क के अंदर कुछ एरियाज हैं जहां पे आपको एक काइंड ऑफ जो है वो उन्होंने एग्जेम्पशन दी हुई है कि जहां पे टैक्स उस तरह से एप्लीकेबल नहीं होता, अदरवाइज उसकी जो ज्यूरिस्डिक्शन है ना वो पूरा मुल्क की है। तो कोयटा जो है ना वो उससे बाहर नहीं है। आप कोयटा में भी रह के जो है वो लोगों को सर्विसेज दे सकते हैं। तो मेरे लिए टैक्स लिटिगेशन की तरफ जाना सही है?
टैक्स लिटिगेशन की तरफ आप जरूर जाएं, लेकिन आप टैक्स लिटिगेशन पे जंप करके नहीं जा सकते। ये मैं उस टाइम पे भी जब मिर्जा साहब बात कर रहे थे, मैं अभी भी जो हमारे साथ ऑनलाइन ऑडियंस है, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, एग्जाम्पल के साथ मैं आपको क्लियर करूंगा कि अगर आपको हार्ट स्पेशलिस्ट बनना है ना, तो उससे पहले आपको एमबीबीएस करना है। अगर आपको एमबीबीएस में इनरोल होना है तो उससे पहले आपको एफएससी प्री मेडिकल करनी है, एमडी कैट क्रैक करना है, ठीक है। तो जब तक आपको कंप्लायंस नहीं आती होगी, आप लिटिगेशन कैसे सीखेंगे? कहने का मकसद सिर्फ ये था कि आप लोग जो खासकर इसके अंदर करियर बनाना चाहते हैं, जो इसको आगे लेके चलना चाहते हैं, उन्होंने टैक्स कंप्लायंस सीखने के बाद उसके ऊपर रुक नहीं जाना, स्टैग्नेट नहीं होना। अगर आप वाकई अपने करियर में ग्रोथ चाहते हैं तो फिर आपको टैक्स लिटिगेशन की तरफ जाना चाहिए। और उसकी एक एग्जांपल उन्होंने दी भी थी कि कंप्लायंस के लिए आपके पास 100 क्लाइंट है तो आपका मैक्सिमम रेवेन्यू 7 लाख हो सकता है, जबकि आपके पास लिटिगेशन वाला एक क्लाइंट आ गया तो वो आपको उससे डबल, आप उससे जो है वो कमा सकते हैं। जी सर, ठीक है, थैंक तो यू। पहले आपको बेसिक सीखना है। फाइलिंग आपको आती होगी तो फिर ही आप टैक्स लिटिगेशन करेंगे ना। नोटिस कोई आया उसकी इंटरप्रिटेशन ही नहीं आप कर पाएंगे जब तक आपको फाइलिंग नहीं आती। जी सर, वो तो मैं यहाँ सीख लूंगा ना सर। हाँ, ये सीखने के बाद फिर आपको टैक्स लिटिगेशन की तरफ जरूर जाना है, बीइंग अ लॉ ग्रेजुएट। और फिर आपके लिए सबसे अच्छी बात ये है, जैसे आपने बताया कि आपका अकाउंटिंग का भी बैकग्राउंड है, बीबीए आई गेस आपने किया हुआ है, तो आपके लिए एक एडेड एडवांटेज है, आप एक अच्छे कॉर्पोरेट लॉयर साबित हो सकते हैं। इनफैक्ट जो अच्छे अभी कॉर्पोरेट लॉयर हैं भी, उनको भी अगर आप देखेंगे तो वो सिर्फ उनके पास लॉ की डिग्री नहीं है, लाजमी तौर पे उन्होंने जो अकाउंटिंग फाइनेंस की कोई ना कोई साथ में डिग्री की हुई है। जी सर, ठीक है, थैंक थैंक यू यू सो सर, ठीक मच। है, ओके जी, थैंक यू नेक्स्ट सर। वी हैव ओप्पो सीपीएच। जी भाई सर। आपको अपॉर्चुनिटी जारी है जी। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम Hopefully you सलाम। are still energetic. Harun Akhtar is here from South Punjab, Bhavannagar. Sir, ओके हरून। I am MPhil Accounting and Finance और मेरा कुछ एक्सपीरियंस भी है टैक्सेशन में, और मैं इसमें लेक्चरर भी रहा हूँ कुछ अरसा यूनिवर्सिटीज़ में। तो सर ठीक मेरा है। जस्ट क्वेश्चन है कि मुझे वो वैसे आपने अभी पहले क्लियर कर दिया कि मैं फाइलिंग की तरफ ही जाऊं या उसमें टैक्स जो आपने बताया था पहले उसमें लिटिगेशन में, लेकिन आपने पहले कंफर्म कर दिया है तो ये अच्छा हुआ। मीन पहले हम इस चीज की अपनी बेस बनाएं फिर हमें आगे मूव करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, वो हाँ मैंने जी। इसीलिए आपको एग्जाम्पल से समझाया ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं। ये जी जी बेसिक है, ये बिल्कुल। फर्स्ट स्टेप है, ठीक जी है। तो जी जंप करके आप दूसरे स्टेप पे नहीं जा सकते। जी। और और हमारे लास्ट। पोर्टफोलियो के अंदर हरून साहब, मैं सॉरी मैंने जी आपको इंटरप्ट कर दिया, हमारे जी पोर्टफोलियो में इस टाइम कोई 24-25 डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम हैं, और उनमें से किसी एक प्रोग्राम के लिए अगर हम फिल्टर्ड ऑडियंस लेके जाते हैं तो वो एडवांस टैक्सेशन एंड लिटिगेशन का कोर्स है। अदरवाइज कोई भी अच्छा। फ्रेशर आके किसी भी कोर्स में एनरोल हो सकता है, उसकी किसी के लिए जी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जी एटीएल वाले में अगर आप मुझे आके कहें कि सर ये आपकी 60,000 फीस है एटीएल के कोर्स की, आप ये लें, मुझे लिटिगेशन सीखना है, मैं आपको एक्सक्यूज करूंगा कि माजरत भाई अभी आप एटीएल के लिए एलिजिबल ही नहीं है। जी। गुड। और लास्टली सर बस ये बता दें कि आपके इस प्रोग्राम में ये चीज़ भी शामिल है कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स आपको क्लाइंट हंटिंग का भी प्रोग्राम आपका है, या आपको क्लाइंट अरेंज करके देते हैं, इस तरह की कोई है आपकी सर नहीं, स्कीम? क्लाइंट हम नहीं प्रोवाइड करते भाई, बात ऑनेस्ट जी है, ठीक है। बात यह है कि जी क्लाइंट तो मार्केट में बहुत अवेलेबल हैं। हम आपको जी टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत पास ऑन कर रहे होंगे कि आपने ट्रेडिशनल प्रैक्टिस से हटकर प्रोफेशनल प्रैक्टिस किस तरह से करनी है, ठीक जी। है। गुड। और मैं यहीं पे एक बात जो है ना, वो टैक्स लिटिगेशन और कंप्लायंस में मैं आपको एक ये बात बता दूं कि कंप्लायंस में हो सकता है कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके आप फेड अप हो जाए। वजह यह है कि कंप्लायंस में आप compete नहीं कर सकते। compete क्यों नहीं जी कर सकते? आपका जो कचहरी के अंदर जो क्लरिकल स्टाफ बैठा है वो भी किसी ना किसी तरह से जो है ना वो रिटर्न फाइल करना जानता है, वो प्रोफेशनली तो नहीं करते, जी लेकिन सिर्फ उनको वो बैलेंस जीरो करना आता है, ठीक है। तो वो जी जी 1,000 में भी क्लाइंट कर रहा है, 1,500 में भी कर रहा है, इसी तरह एफबीआर का जो क्लरिकल स्टाफ है वो भी कर रहा है, ठीक है। हमारे वकला बरादरी जो है, मतलब वो कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो प्रोफेशनली नहीं कर रहे, ठीक है। जी तो जी। आप उन लोगों से compete ही नहीं कर पाएंगे, आप फेड अप हो जाएंगे। तो आपके लिए हम्म, कहीं ना कहीं यही जो तो 2-4 मैंने आपको लोग मेंशन किए हैं, ये आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित होते हैं अगर आपको लिटिगेशन आती है। क्योंकि जी जब आपकी रिटर्न प्रोफेशनली फाइल ही नहीं हुई है ना, तो ज्यादा चांसेस हैं, ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि उसके ऊपर डिपार्टमेंट आपसे इंक्वायरी करे, डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजे, क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल कंप्लायंस को जिस तरह से करना चाहिए था वो नहीं किया गया, एग्जैक्टली। ठीक है। तो जी आपके पास लिटिगेशन के कोर्सेज केसेस ज्यादा आ रहे होते हैं। जहां तक जी बाकी सर। आपने अपने क्वेश्चंस की बात की, अब उससे अगर मैं एड्रेस करूं,
तो देखिए, एक हरून साहब, एक चीज होती है आपके पास स्किल सेट का होना, और दूसरा होता है उसको मार्केट करके जो आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है अर्निंग पोटेंशियल इंक्रीज करने का, उसको अचीव करना। ठीक है। जी तो वैसे तो अगर आप कोर्स कर लेंगे आपको काम भी आता है प्रैक्टिकली, लेकिन मेरे भाई जब तक आप किसी को बताएंगे नहीं, आपके तो मोहल्ले में नहीं पता होगा कि हरून साहब को टैक्स का काम आता है, वो रिटर्न फाइल करना जानते हैं, वो बिजनेस रजिस्टर जी करना जानते हैं। ठीक है। बिल्कुल आगे बिल्कुल जाके हम इसके ऊपर टिप्स एंड ट्रिक्स आपको दे रहे होंगे। एक मैं अभी दे देता हूँ कि वो लोग जो इसको एज ए करियर लेके चलना चाह रहे हैं, जैसे जी आपकी ये लर्निंग वाली जर्नी स्टार्ट हो रही है, आज ही अपनी कंसल्टेंसी का नाम डिसाइड करके फेसबुक के ऊपर पेज बनाएं, इंस्टाग्राम के हाँ ऊपर पेज बनाएं। ठीक है। जी जी वहां जी पे आप एक चैट जीपीटी से भी अभी तो पोस्टर बन जाता है, उसको आप जबानी बोल के बता दें कि मुझे एक, मैं टैक्स की फाइलिंग का काम करना जानता हूँ, मैंने इसकी हम्म, सर्विसेज देनी है, मुझे एक पोस्टर डिजाइन कर दो, ये डिटेल्स उसके अंदर ऐड कर देना, और फिर वो जी पोस्टर अपने पेज के ऊपर चला दे। बिल्कुल ऐसे ही सर, अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें सब जानता हूँ मैं। या एआई के थ्रू बनाना, ये बड़ा अच्छा आपने आइडिया दिया। बस फिर आपको जो है ना किसी और टिप की जरूरत नहीं है। मैंने जी आपको एक टिप दे दी है कि आपने अपनी ऑडियंस जो है, ऑडियंस तक आपकी रीच कैसे होगी, उसका सबसे बेहतरीन तरीका सोशल मीडिया मार्केटिंग है आजकल। आप श्योर कोई आप तांगे रिक्शे के ऊपर मनाती नहीं करने वाले जो पहले होती होती थी किसी चीज के लिए। ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल आप बिल बिल्कुल बोर्ड नहीं लगवाएंगे, आप पम्फलेट्स बनवा के जो है ना वो कॉर्पोरेट ऑफिस में नहीं फेंकवाएंगे। आपने अगर जी किसी तक अपना पैगाम पहुंचाना है तो उसका बेहतरीन तरीका सोशल मीडिया है। जी थैंक यू सो मच। थैंक यू अरुण। ओके, नेक्स्ट वी है वर्सल नदीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक सवाल है। जी। सबसे पहले तो मैं ये कवर करना चाहूँगा कि मुझे बताइए कि क्या हम प्रॉपर्टी रिलेटेड टैक्स, क्या इस कोर्स में कवर होगा? हम कैपिटल करेंगे, गेन आप टैक्स, प्रॉपर्टी में। एडवांस टैक्स, या ओवरऑल जी कोई जी, भी हम चालान करेंगे। होता है? ठीक है। बिल्कुल अ, करेंगे। इसके अंदर थोड़ा मुझे गाइड कर सकते हैं कि किस तरीके के प्रॉपर्टी रिलेटेड, सिर्फ स्पेसिफाइड करें प्रॉपर्टी बिल्डर्स, ये मैं एज अ फील्ड से रिलेटेड हूँ तो ये मेरे किस काम आ सकता है? सेकेंडली, ये लिटिगेशंस, क्योंकि मेरा मैं लॉ फर्म से या लॉ बैकग्राउंड से ताल्लुक नहीं रखता, तो क्या मेरे लिए लिटिगेशंस करना बेहतर रहेगा फॉर फर्दर, और रहेगा तो कितना बेहतर रहेगा? तो थैंक यू, आप जवाब दे सकते तो जैसे आप पूछ रहे थे, देखिए प्रॉपर्टी के टैक्सेस तो हम बेसिकली इसके अंदर सारे के सारे ही कवर कर रहे होंगे। एक आपका प्रॉपर्टी का टैक्स आ जाता है जो आपको प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है। दूसरा प्रॉपर्टी रिलेटेड टैक्सेस आपके आ जाते हैं जब आप कोई एसेट क्रिएट कर रहे हैं, कोई आप प्लॉट घर बना रहे हैं। ठीक है। तो एडवांस टैक्सेशन की जो, एडवांस टैक्स की जो इम्प्लीकेशंस होती हैं उसके ऊपर, वो भी हम इसके अंदर कवर कर रहे होंगे। जो प्रॉपर्टी के ऊपर बाकी टैक्सेस लगते हैं जो कि एक्साइज की डोमेन में आते हैं, जो आपका म्यूनिसिपल ले रही होती है, वो इसके अंदर शामिल नहीं है। ठीक है। जहां, और दूसरा आपका सवाल क्या था सर? मेरा सवाल ये था कि मैं किसी भी लॉ बैकग्राउंड से ताल्लुक नहीं रखता, तो क्या मेरे ठीक है। लिटिगेशंस जो हैं वो करना बेहतर रहेगा, और बेहतर रहेगा तो किस पॉइंट तक के बेहतर रहेगा? थैंक यू। अच्छा, लिटिगेशन में देखिए, चाहे आपका बैकग्राउंड नहीं है लिटिगेशन के हवाले से, मैं आपको एक बात बता दूं। देखिए, अभी जो 50% ऑन अ फेयर बेसिस अगर मैं आपको कहूं, तो लिटिगेशन जो किसी भी क्लाइंट की इनिशिएट होती है ना, उसको आप पोर्टल से ही रिजॉल्व कर सकते हैं, यानी उसको वेरी फर्स्ट स्टेज के ऊपर जो है वो आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, और उसके लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं होती। वो कैसे आप कर सकते हैं कि जब भी लिटिगेशन का आगाज होता है तो सबसे पहले उसका नुक्ता आगाज क्या है कि डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजेगा। ठीक है। और नोटिस का रिप्लाई करने के लिए, अगर आपको प्रैक्टिकली काम आता है, नोटिस का रिप्लाई करने के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं है, और आप उसका प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल रिप्लाई अगर आप बना के देते हैं, तो देन देर आर 50% चांसेस के आपका इशू वहीं पे खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप डिपार्टमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर पाए, तो फिर इन पर्सन कॉलिंग हो सकती है। और जहां पे इन पर्सन इन्वॉल्वमेंट आ जाती है, आपने किसी कोर्ट ऑफ लॉ में अपेयर होना है, तो वहां पे लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो लिटिगेशन भी आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल है, आप कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है फॉर इंस्टेंस, तो ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। आपके आस पड़ोस में, आपके सराउंडिंग में, और फिर आप एक नेटवर्क का पार्ट भी बन जाएंगे। वो लोग जो सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, जो लिटिगेशन की सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, आप केस प्रिपेयर करें, उसके आर्ग्यूमेंट बनाए। तो आमिर साहब अगर एलिजिबल हैं कमिश्नर के सामने अपेयर होने के लिए, ATIR में अपेयर होने के लिए, इवन हाई कोर्ट में अपेयर होने के लिए, आप उनके साथ जाके डिस्कस कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये फिर थोड़ा सा रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस के ऊपर हो जाएगा, यानी क्लाइंट को एंगेज आप कर सकते हैं, उसके केस को भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, आपके बिहाफ के ऊपर आमिर साहब जाके अपेयर हो जाएंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है उसमें। ओके ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। नेक्स्ट वी हैव अनुराग कोहस्तानी जी। अनुराग। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम।
सर मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है। मेरी अभी है ना एलएलबी कंटिन्यू है, ओके। तो क्या मैं रिटर्न फाइल कर सकता हूँ मैं? इसके लिए किसी अरे अभी लाइसेंस तो वगैरह ये की नीड अभी होती है? पिछले भाई को ही तो मैं बता रहा था, इस कोर्स के जितने भी कंटेंट हैं जो आपको मिर्जा साहब ने एक एक करके एक्सप्लेन किए, किसी जी जी एक सर। चीज के लिए भी आपको लाइसेंस नहीं चाहिए है। वो इनकम टैक्स की अच्छा अच्छा। रजिस्ट्रेशन हो, सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन हो, किसी भी तरह का क्लाइंट है उसकी रिटर्न फाइलिंग हो, उस रिटर्न फाइलिंग के फॉर्म के अंदर कहीं पे रिक्वायर्ड नहीं है कि आप अपना लाइसेंस नंबर ऐड करें। अच्छा अच्छा सर। इसी तरह आपने अगर किसी को कंपनी इनकॉर्पोरेट करके देनी है, पार्टनरशिप रजिस्टर्ड करके देनी है, ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करके देना है, इन सब सर्विसेज के लिए आपको जी लाइसेंस जी। नहीं चाहिए। जी जी सर। ठीक लिटिगेशन है। के लिए अगर अगर लिटिगेशन को किसी मतलब के प्रोफेशनल के सामने पेश करना है या कोर्ट में जाना है, उसके लिए लाइसेंस की नीड पड़ेगी हमें लाइसेंस टैक्स फिलिंग सिर्फ वगैरह के लिए? वहां पे चाहिए है जब आप किसी क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन कोर्ट ऑफ लॉ। वो कमिश्नर भी हो जी जी। सकता है, वो एटीआईआर भी हो सकता है, वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या आपका फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी हो सकता है। जब आप ठीक है। क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोर्ट ऑफ लॉ में, तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। अदरवाइज किसी टास्क के लिए आपके पास लाइसेंस होना जरूरी नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू जी। मोहम्मद आलम साहब। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर रिसेंटली मैं अभी अभी ग्रेजुएट हूँ, मैंने एलएलबी की है। तो ग्रेट। मुझे जैसे मैंने आपको इनबॉक्स में मैसेज किया था, तो आपने बताया कि कॉरपोरेट टैक्सेशन और कस्टम ये तीनों अलग चीज़ें, इनकी हम्म। तीनों की प्रैक्टिस अलग चीज़ें। जैसे सर हम्म। कॉरपोरेट आपने बताया कि हम आपको कॉरपोरेट पढ़ाएंगे, तो कॉरपोरेट में कंपनीज एक्ट है, पार्टनरशिप या फिर एलएलपी है। टैक्सेशन में इनकम हम्म। टैक्स ऑर्डिनेंस है, सेल्स टैक्स है, फेडरल एक्ट है, और कस्टम्स एक्ट भी आता है टैक्सेशन लॉ के अंदर। हम्म। तो ये सारी चीजें, ये सारे एक्ट आप हमें पढ़ाएंगे या फिर जब टैक्सेशन के हवाले से जो रिलेटेड आर्टिकल्स होंगे, सेक्शंस होंगे, वो आप पढ़ाएंगे? देखिए, नहीं नहीं, कस्टम्स इस कोर्स का पार्ट नहीं है, और कस्टम उस तरह से इसके साथ रिलेटेड भी नहीं है। कस्टम एक विंग है, सेपरेट विंग है एफबीआर का, ठीक है। जी जी एफबीआर जी टैक्स कलेक्ट करता है, वो कस्टम्स के ऊपर भी जो है जो कस्टम ड्यूटीज हैं वो भी ले रहा होता है, लेकिन वो टैक्सेशन की डोमेन में अगेन नहीं आता। कस्टम के जी लिए सर। जो है वो हमारा कस्टम लिटिगेशन का एक सेपरेट कोर्स है, उसमें आप करवा सकते हैं। जहां तक आपकी बात है कॉर्पोरेट की और टैक्स की, ये अगरचे जो है वो आपस में इंटरलेटेड है। हाँ, आगे आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप मतलब किसकी तरफ ज्यादा टिल्ट है। आप प्योरली कॉर्पोरेट की तरफ रहना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर कंपनीज के बहुत ज्यादा केसेस आ रहे होते हैं, शेयर को इंक्रीज करना है, शेयर कैपिटल डिक्रीज करना है, किसी पार्टनर चला गया है तो उसकी जगह पे नया पार्टनर इंडक्ट करना है, आपके ऑडिटर चेंज हो रहे हैं, आपके कंपनी के जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर चेंजेस आ रही हैं, ये सारे कॉर्पोरेट के मैटर्स होते हैं। ठीक है। जी सर। सर इसमें तो लिटिगेशन, जैसे टैक्सेशन के अंदर लिटिगेशन आ गई, जैसे मैं हाँ। बोला हूँ भाई मैं डुअल हूँ, एक तो मुझे हम्म। टैक्सेशन भी आना चाहिए और दूसरा मुझे आना चाहिए अपना कॉर्पोरेट, यानी कंपनीज हम्म। भी मैं चलाऊँ और टैक्सेशन को भी साथ में चलाऊँ, दोनों चीज़ें, हम्म। और लिटिगेशन भी मैं इन दोनों की करूँ, और हम्म। फर्म वगैरह भी मैं एस्टेब्लिश करूँ, ताकि मैं सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा हूँ ठीक है। सेम डे पे, और सेम डे पे ही मैं लिटिगेशन भी कर रहा हूँ। अगर मेरे ठीक है। क्लाइंट का कोई केस है तो मैं उसको कोर्ट में रिप्रेजेंट भी करूँ। तो इफ ठीक इट है। पॉसिबल कि मैं कॉर्पोरेट लॉ और आप टैक्सेशन लॉ के दोनों साइमल्टेनियसली करूँ? दोनों को लेके चल सकते हैं, और आपको दोनों को लेके चलना भी चाहिए। उसकी मैं वजह बताता हूँ। आपके पास जी जब आप मार्केट में बैठे होंगे, जब आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे, तो आपके पास कोई एक तरह का क्लाइंट नहीं आएगा, डिफरेंट नेचर के क्लाइंट आए होंगे, आ रहे होंगे। तो आप ये नहीं कह सकते कि आलम साहब को जो है वो सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना आती है, सेल टैक्स उसको नहीं आता। ठीक है। जी या इनकम टैक्स की लिटिगेशन आती है, सेल टैक्स के नोटिस कभी मैंने हैंडल किया ही नहीं, सेल टैक्स की अपील मैंने कभी फाइल की नहीं है, सेल टैक्स के लिए रेफरेंस कभी मैंने फाइल किया ही नहीं है। दूसरी तरफ हम्म, अगर कॉर्पोरेट की बात की जाए, तो बिल्कुल कॉर्पोरेट, और आप यहाँ पे ये भी नहीं कह सकते कि आपके पास कोई क्लाइंट आ गया बिजनेस रजिस्टर करवाने के लिए, आप कहें नहीं नहीं मैं तो टैक्स का काम करता हूँ, बिजनेस रजिस्ट्रेशन जो है वो मेरा काम नहीं है। ठीक है, तो आप क्लाइंट को तो जो है वो जाने नहीं दे सकते। और ये दोनों साइमल्टेनियसली भी हो सकते हैं। कॉरपोरेट का इसके अंदर कुछ बेसिक शामिल है, जिसमें बिजनेस की रजिस्ट्रेशन है, सोल प्रोप्राइटरशिप की रजिस्ट्रेशन है। वो कॉरपोरेट में वैसे टेक्निकली आता नहीं है, बिजनेस रजिस्ट्रेशन आप जी उसको कह सकते हैं। कॉरपोरेट जो, जब भी हम कॉरपोरेट की बात करते हैं, तो इट इज समथिंग जो कि जिसको एससीसीपी रेगुलेट कर रहा है, कॉरपोरेट जी स्ट्रक्चर बिल्कुल। वो होता है। ठीक है, जी तो सर। इसमें बिजनेस रजिस्ट्रेशन शामिल है, सोल प्रोप्राइटर भी शामिल है, पार्टनरशिप भी शामिल है, और फिर कॉर्पोरेट में आपका कंपनीज भी शामिल है। और कंपनीज की कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट जो एनुअल फाइलिंग वगैरह होती है, उसके फॉर्म कैसे फाइल होते हैं, एक आपका एफबीआर के साथ एनुअली
अपनी रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ अगर आप कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में हैं, आपने कंपनी बनाई होती है, तो आपने SECP को भी एनुअल बेसिस के ऊपर कुछ रिपोर्टिंग करनी होती है। वो कुछ बेसिक अच्छा इसके अंदर कवर हो रही होंगी। जबकि इन डेप्थ अगर आप कॉर्पोरेट की बात करें तो कंपनीज के बहुत ज्यादा केसेस होते हैं, इवेंट बेस्ड फाइलिंग होती है, मैंडेटरी फाइलिंग होती है। वो किस तरह से होती हैं उसके लिए स्पेसिफिक है कॉर्पोरेट एडवाइजरी का कोर्स। फिर उसमें हम जो कम्प्लेक्स बिजनेस स्ट्रक्चर्स हैं उनको रजिस्टर करना भी सिखाते हैं कि अगर आपने एक एनजीओ रजिस्टर करवानी है तो उसका क्या होगा। अब कहने को मैंने एक एनजीओ रजिस्टर करवानी की बात की है, लेकिन आपको पता है कि एनजीओ रजिस्टर करवाना वो इजी टास्क नहीं है। जहां पे वो इजी टास्क नहीं है वहीं पे एनजीओ रजिस्ट्रेशन की फीस जो है वो मिनिमम जो है वो 6-7 लाख से शुरू होती है। ये जो मार्केट में जी आपको लोग कहते हैं ना मैं आपको 2 लाख में बना देता हूँ, 3 लाख में बना देता हूँ, ये आपको कहीं ना कहीं गोली करवा रहे होते हैं। ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता। 2.5 लाख अच्छा, तो उसकी कमर्शियल भी बेसिक इसकी लाइसेंस फील्ड है? कमर्शियल भी सर कॉर्पोरेट में ही आता है? कमर्शियल कमर्शियल लॉ? नहीं, कमर्शियल लॉ नहीं, आप उसको इस तरह से नहीं कह सकते। कमर्शियल लॉ के अंदर फिर डिफरेंट आगे फिर कॉन्ट्रैक्ट भी आ जाते हैं और बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, तो वो इस तरह से इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। अच्छा अच्छा ये सर। डिपेंड करता सर है भाई लास्ट, आप आगे किस तरह की एक्सपर्टीज लेना चाह रहे हैं। नहीं सर, जैसे मैंने आपको अभी अभी हिंट दे दी कि मैं कॉर्पोरेट टैक्सेशन में जाना चाह रहा हूँ ना, तो आगे उसका फ्यूचर भी होना हाँ, तो चाहिए कि यहाँ कॉर्पोरेट पे का तो वो मैंने मार्केट में। आपको बता दिया, उसके लिए सर्टिफाइड कॉर्पोरेट एडवाइजर कोर्स है स्पेसिफिकली। जी जी। हमजा आ रहे हैं ठीक है आपकी सर। तरफ, 1 मिनट रुक जाएं। थैंक यू थैंक सर, यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी हमजा समी, हमजा पूछिए। सर वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि ड्यूरिंग द परसुइंग ऑफ द कोर्स अगर कोई आपकी आवाज स्टूडेंट ब्रेक फुली हो रही इंटरेस्ट, है, अगर मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तो फिर मैं जवाब कैसे दूंगा, दोबारा बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि ड्यूरिंग द परसुइंग ऑफ दिस कोर्स अगर कोई स्टूडेंट फुली इंटरेस्टेड होके इस कोर्स को परसू करता है तो क्या वो हाँ, इतना एलिजिबल हो जाएगा कि आफ्टर पासिंग ऑफ 6 वीक्स या 8 वीक्स वो अपने क्लाइंट से डील्स कर सकेगा इन द मैटर ऑफ टैक्स फाइलिंग एंड रिटर्न फाइलिंग? बिल्कुल आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। और दूसरी तरफ ये आई गेस पहला या दूसरा सवाल था जो किसी भाई ने पूछा था, मैंने उस टाइम भी इनको कहा था कि ये डिपेंड करता है कि आप कितने इंटरेस्ट के साथ क्लासेस लेते हैं। ठीक है, अगर आप क्लासेस रेगुलर ले रहे हैं, फिर उन क्लास की रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल होती है, आप उसको भी रिवाइज कर रहे हैं, ट्रेनर ने कुछ आपको प्रैक्टिकली करवाया हुआ है, आप उसको भी कर रहे हैं साथ साथ, ठीक है, तो आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। अगेन अगर कहीं पे क्लाइंट इंगेजमेंट के अंदर आपको मसला आ रहा है तो हम भी आपको जो है वो छोड़ के इधर उधर नहीं जाने वाले। हमारी टीम जो है वो आपके साथ होती है, आपके ट्रेनर भी ग्रुप का पार्ट होते हैं, उसके अलावा हमारी कंसल्टिंग जो फर्म है उसके कुछ लोग भी ग्रुप का पार्ट होते हैं। आप वहाँ पे आके अपनी क्यूरी जो है वो ड्रॉप करेंगे तो आपको गाइड भी कर दिया जाएगा, तो परेशान आपने नहीं होना। थैंक यू जी। और किसी का सवाल हो? चलिए ठीक है जी, हम आज के सेशन को रैप अप करते हैं। इंशाल्लाह अगले वीक में हमारी बकायदा क्लासेस का आगाज होगा। और ये वेनसडे थर्सडे का बैच है, आज चूंकि थर्सडे है तो अगले वेनसडे को हमारी क्लास होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। इंशाल्लाह अगले वेनसडे को मिलते हैं। और जो लोग इनरोल नहीं हुए, जिनको कोई क्लैरिटी चाहिए थी, हमने कोशिश किया कि वो क्लैरिटी आप लोगों को प्रोवाइड की जाए कि हम इसके अंदर किस एक्सटेंट तक जो है वो चीज़ें कवर कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप अपने कोऑर्डिनेटर से रब्ता करके अपनी इनरोलमेंट कंफर्म करवा सकते हैं। अगले वीक से बाकायदा क्लासेस का आगाज होगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।